ओरिएंटेशन मीटिंग इसका नाम है। शायद कुछ लोगों को पता होगा ओरिएंटेशन मीटिंग का क्या मतलब होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा। तो सबसे पहले मैं इस मीटिंग का मतलब बता देती हूँ। ओरिएंटेशन शब्द का मतलब है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को हिंदी में कहते हैं दिशा निर्देश। गाइडलाइंस फॉर क्लास 6 to 8 के लिए क्या गाइडलाइंस, ठीक। तो आज की इस मीटिंग को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। वो 3 स्टेप्स में हमारे क्या होंगे, देखिए मीटिंग का जो फर्स्ट फेज होगा उसमें हम बात करेंगे एनईपी 2020 को लेकर। एनईपी 2020 क्या है? एनईपी 2020 का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमको ये बता रही है कि सरकार क्या सोचती है कि 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई, नॉट इवन दिस स्कूल, सारे स्कूल्स में किस तरह से होनी चाहिए। उसके लिए सरकार के मार्गदर्शन हम लोगों के लिए और गार्जियंस के लिए क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अभी नई आई है। उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को हम यहाँ दूर करेंगे। दूसरे फेज में हम इस एनईपी से जो हमारे स्कूल का केपीएस का जो सिस्टम चल रहा है प्रेजेंट में या इन फ्यूचर जो हमने सोचा है कि हम चलाने वाले हैं, उसमें और एनईपी में कितनी एकता है, कितना तालमेल है, और कहां कहां हम कमी कर रहे हैं, कहां कहां हम किसी चीज को मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो एक बार हमको भी मौका मिलेगा उसको दोबारा से समझने का, और आप लोग भी हमको गाइड करेंगे कि हम इसमें और क्या इफेक्टिव तरीके से जोड़ सकते हैं जो कि एनईपी की गाइडलाइंस को फुलफिल करेगा। और जो आज का हमारा तीसरा चरण होगा वो होगा आपके क्वेश्चंस और आपके सजेशंस, आपके सवाल और आपके सुझाव। तो आप अपने सवाल और सुझाव तैयार रखिएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम है मेरे पास सभी को देने के लिए। आप पूछेंगे, जो जवाब मैं प्रयास करूंगी आपको संतुष्ट करने का, और उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले एनईपी 2020 क्या है इसको लेकर। एनईपी 2020 इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत हमारे देश में बहुत सालों से थी। ये बहुत लंबा समय इंतजार करने के बाद अब हमें इसके बारे में देखने के लिए मिल रहा है। हमारे देश में आज भी 1834 की मैकॉले की एजुकेशन चल रही है। मैकॉले कौन थे? अंग्रेजों के जमाने के कानूनी सलाहकार, गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार, जो 1834 में आकर भारत के लोगों के लिए शिक्षा कैसी हो वो बताकर चले गए थे। और तब से लेकर आज तक छोटे छोटे सुधार तो हमने काफी किए हैं, लेकिन एक जो मेजर चेंज होता है, जो ड्रास्टिक चेंज होता है, जो कि हमारी जरूरत को और समय जिस तरह से तेजी से बदल रहा है उसको देखते हुए जरूरी है, ऐसा कोई सुधार अब तक हमने नहीं किया है, और एजुकेशन में नहीं किया है। बाकी सारी चीजों में तो बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो बहुत टाइम से हमें जरूरत ही दरकार थी कि हम अपने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर चर्चा करें और बात करें और उसमें सुधार करें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर जून 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कुछ सिफारिशें, रिकमेंडेशन सरकार को सुझाए। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर के रंगन। डॉक्टर के रंगन कौन है? डॉक्टर के रंगन इसरो के फॉर्मर चीफ है। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, उसके फॉर्मर चीफ
चीफ हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई थी 2017 में, जिनको जिम्मेदारी दी थी कि वो सरकार को इसके लिए सिफारिशें दें। तो डॉक्टर रामन ने इस एनईपी को बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने और उनकी टीम ने वर्क किया। हमारे देश में जितनी भी पंचायतें हैं, हमारे देश में जितने भी जिले हैं, उन सारी पंचायतों से, उन सारे जिलों से जो भी माना जा रहा है कि वो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे राय लेकर, उन सबकी बातों को सुनकर तब ये पूरा फ्रेम जो है वो हमने तैयार किया है। तो इसको तैयार करने में 2 साल लगे। 2019 में इसने जितनी भी सिफारिशें देनी थी वो देकर सरकार को सौंप दी कि हमारी तरफ से हमने ये बनाया है, अब आप देख लीजिए आपको उसमें क्या करना है। सरकार ने पूरा 1 साल विचार विमर्श किया और 2020 में हमारी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, स्वीकार कर लिया। कुछ प्रोविजंस को हटा दिया जो उनको नहीं लगे कि मानने लायक थे, पर मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो समिति ने किए थे वो मानने लायक थे और 2020 में इसको हमने मान लिया। अब केवल इस एनईपी को लागू होने का काम बच गया। सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से मानी जा चुकी है। अब सरकार इंतजार कर रही है कि चुनावों से फ्री हो जाए, या जब वो उचित समझे, जो 2023 में समझे या 2024 में समझे, लेकिन ये हमारे देश में अब लागू होने जा रही है। देर सवेर हमको इसी के अनुसार पढ़ना और पढ़ाना है। तो हमने कोशिश की है कि जो चीज हम 2 साल बाद देखेंगे उसकी शुरुआत क्यों ना जितनी हो सके एज मच एज पॉसिबल हम आज से कर दें। तो चलिए इसके कुछ प्रोविजंस को हम समझते हैं कि ये हमको क्या सुझाती है। पता होगा कि हमारे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी जिस मंत्रालय पर थी उस मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव को एक संसाधन बनाने के प्रति व्यू रखा गया था कि मानव हमारे लिए एक संसाधन कैसे बन सकता है। एक टाइम था जब हमें मानव को एक संसाधन बनाने के लिए काम करना था। तो राजीव गांधी जो थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उस टाइम पर शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। उससे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। तो अब जो सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो वापस से हमने क्या किया है, इसका नाम फिर से चेंज कर दिया है। और इसको चेंज करके अब हम MHRD की जगह से बोलने वाले हैं ME, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। जिस देश की सूरत से लेकर सीरत तक शिक्षा तय करती है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि उस देश में शिक्षा के नाम पर कोई मंत्रालय नहीं था। तो ये अब हमारे लिए खुशी की बात है। जब हम बात करें तो हमें एक शिक्षा मंत्री दिखता है, हमें नेता दिखता है। प्रधानमंत्री देश चलाता है, शिक्षा कौन चलाएगा? शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री की जरूरत होती है, मानव संसाधन विकास मंत्री की जरूरत नहीं थी। तो नाम में ताकत होती है। तो जब वो नाम लेते हैं, स्कूल की शिक्षा, मोहल्ले की शिक्षा, जिले की शिक्षा, देश की शिक्षा के लिए स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। तो अब हमारे पास होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा और शिक्षा मंत्री भी होगा। मैं आपको बताऊंगी, देखिए एनईपी की सिफारिशें, रिकमेंडेशन क्या क्या हैं जो जो सरकार ने मान ली है। एनईपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 8C का स्ट्रक्चर है। 8C कॉन्सेप्ट, 8C मॉडल। ये 8C मॉडल क्या है, देखिए एक पॉइंट को हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या है, कोर्स पैटर्न। हमारी एजुकेशन का कोर्स पैटर्न क्या होगा? हमारी एजुकेशन का कोर्स पैटर्न अब से होगा 5+3+3+4। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब बच्चा सबसे पहले स्कूल में जाता है और उसके बाद उसकी जो जर्नी शुरू होती है स्कूलिंग की, उस स्कूलिंग की जर्नी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है।
4 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि बच्चे के लिए जो 5 है इसका मतलब है 5 साल, और जो 3 है 3 साल, और फिर आगे का जो 3 है वो वापस से 3 साल, और फिर जो ये 4 है उसका भी मतलब 4 साल है। अगर आप इन सबको जोड़े तो ये टोटल होता है 15 साल। आपने अपने बच्चे को सबसे पहले कौन सी क्लास में एडमिट कराया था? नर्सरी में ना? और स्कूल में आप कब तक पढ़ाने वाले हैं? 12th तक। यहाँ नहीं, स्कूलिंग सिस्टम में आप कब तक पढ़ाने वाले हैं? 12th तक पढ़ाने वाले हैं। आप जरा जोड़िए, नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चों के कितने साल हो जाते हैं स्कूल में? 15 साल हो जाते हैं। तो हमारी व्यवस्था 15 साल की होगी पढ़ाई की, ठीक है? अब आप सोचकर देखिए, जब नर्सरी में आप किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं तब बच्चा होता है 3 साल का, 3 साल का होता है, और जब वो 12वीं पास करके निकलता है तो वो होता है 18 साल का। 18 साल का होता है। 3 साल से लेकर 15 साल और जोड़ दीजिए, 18 साल हो गया। क्या बच्चा जब स्कूल में गया था और जब बच्चा स्कूल से निकला वो एक जैसा गया था, एक जैसा निकला, या उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है? बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इतना सा बच्चा था जो अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और को जानता भी नहीं था, और जब वो पास करके निकलेगा तो पूरी दुनिया को जानता है। उसका केवल साइज इतने से इतना नहीं हुआ है, उसका पूरा माइंडसेट बदल चुका है, उसकी सोच बदल चुकी है, उसकी पसंद और उसकी नापसंद सब कुछ बदल चुका है। तो क्या हम 3 साल में जिस तरह से उसे पढ़ाते थे ये सही है कि हम उसी तरह से उसको 18 साल तक पढ़ाते रहे, या हमें स्टेप बाय स्टेप अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलना होगा? चेंजेस जरूरी है ना? यही चेंजेस अब तक हमारे एजुकेशन में नहीं थे। कैसे? बताती हूँ मैं। पुराना तरीका क्या था? पुराना तरीका था 10+2 का। सुना होगा ना आपने 10+2, 10+2। 10+2 क्या है? ये पुराना तरीका है। पुराना तरीका हमसे क्या कहता है? पुराना तरीका हमसे ये कहता है कि जो 10 है ये 10 साल है, और जो ये 2 है ये 2 साल है, और ये हमसे ये बोलता है कि हम किसी भी बच्चे को 10 साल एक ही फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, और 10 साल के बाद 2 साल एक तरीके से पढ़ाएंगे। तो यानी कि हम सिर्फ इस 15 साल की यात्रा में एक बार बदले, 2 बार भी नहीं बदले, एक बार बदले, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ। 10 साल हमने एक ही तरीके से पढ़ाया, फिर बदलाव किया, और फिर हमने अपना तरीका बदला। वो बदलाव कब होता है? 10वीं क्लास के बाद, जब बच्चा आपसे पूछता है मम्मी मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, साइंस में जाऊं या आर्ट्स में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं? बदला ना? 10th तक तो उसने कुछ भी नहीं पूछा आपसे, उसके बाद पूछा, फिर आप बता पाने की स्थिति में होते हैं तो बताते हैं, नहीं तो कहते बेटा मामा से फोन करके पूछते हैं, वो ऑफिसर है वो ठीक से बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन जो है वो आया। अब सरकार क्या बोल रही है? अब बोल रही है ट्रांजिशन एक बार नहीं जरूरी है, ट्रांजिशन बार बार जरूरी है, क्योंकि बच्चा हर 2-2, 3-3 साल के बाद बदल जाता है, सोच उसकी बदल जाती है। तो उसने ट्रांजिशन यहाँ पे कितनी बार रखे है? उसने ट्रांजिशन यहाँ पे यहाँ रखा है। 5 साल आप एक ही तरीके से पढ़ाइए, फिर बदलिए, फिर 3 साल एक तरीके से पढ़ाइए, फिर वापस से बदलिए, फिर 3 साल एक तरीके से पढ़ाइए, फिर बदल जाइए, और फिर 4 साल एक तरीके से पढ़ाइए। तो ये जो 5+3+3+4 है ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि 5 साल उसकी नर्चरिंग, उसकी केयर अलग तरह से होगी। उसके बाद आप अपने सिस्टम को चेंज कीजिए, स्कूल के स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, स्कूल के स्टाफ को चेंज कीजिए। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि 5 साल तक जो मैडम उसको पढ़ा रही थी वही मैडम उसको इस वाले कोर्स में भी पढ़ा देगी। आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दोबारा से बदलिए, फिर 3 साल के लिए नया सिस्टम लागू कीजिए, फिर चेंज कीजिए, और फिर लास्ट में फिर 4 साल के लिए नया सिस्टम लागू कीजिए। इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 12 साल हो रहे हैं, और इसको जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे ये 15 साल हो रहे हैं। तो आपको देखने पर ये लगेगा कि पहले गवर्नमेंट 12 साल की एजुकेशन को जरूरी मानती थी,
और अब गवर्नमेंट 15 साल की एजुकेशन को जरूरी मान रही है। तो बच्चे का तो उन्होंने स्कूल का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, 3 साल बच्चे को ज्यादा पढ़वा दिया, ऐसा नहीं है। 10+2 में बच्चे की एजुकेशन की स्टार्टिंग जो होती थी वो क्लास 1 से होती थी। सरकार के लिए कोई भी बच्चा सबसे पहले क्लास 1 में जाता था। क्लास 1 से वो 10 साल काउंट करते थे, तो 10th तक आ गया और उसके बाद जो 2 साल है वो 11th और 12th में आ गया। लेकिन क्या हम लोग अपने बच्चों को क्लास 1 में एडमिट कराते हैं? सरकार के कहने के बावजूद भी जब सरकार बोलती है कि 6 साल तक बच्चों को घर पर पढ़ाइए, क्या हमने से किसी ने अपने बच्चे को 6 साल तक घर पर बैठाया है? नहीं बैठाया। या फिरोजाबाद में कोई स्कूल है जो कहता है कि मैं क्लास 1 से ही एडमिशन लेता हूँ? कोई स्कूल भी नहीं है ना। तो हमारे अंदर तो ये चीज आ चुकी थी कि 3 साल का बच्चा जब हो जाएगा उसको स्कूल में डाल देंगे। कुछ तो गार्जियन 2 साल के बच्चे को भी स्कूल में एडमिट करने के लिए ले आते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम तो 3 साल से बच्चों को एडमिट करा ही रहे थे। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, 3 साल हम पढ़ा रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी थी। वही 3 साल शुरुआत के जो सरकार नहीं मान रही थी कि प्री क्लासेस भी होती हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस भी बच्चे के लिए जरूरी हैं, उसको अब सरकार मान रही है। और वही शुरुआत के 3 साल उसने यहाँ पर जोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से पूरी टोटल एजुकेशन 12 साल से 15 साल की हो गई है। थी तो पहले भी, पर हमारे लिए थी, सरकार के लिए नहीं थी। अब हमारे लिए भी हो गई है और सरकार के लिए भी हो गई है। अब सरकार से क्या कहती है हमसे देखिए। सरकार बोलती है कि बच्चे के जो शुरुआत के 5 साल है, नर्सरी से लेके क्लास 2 तक हुआ, 3 साल हुआ 3rd से लेके 5th तक, फिर अगले 3 साल हुआ 6 से लेके 8th तक, और फिर अगले 4 साल हुआ 9 से लेकर 12th तक। अभी हमारे लिए तो काम का यही है, हमारे बच्चे तो इसी में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा तो बात इसी की करेंगे, पर हम इसको भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक का जो टाइम है, सरकार ने उसे बोला है कि ये फंडामेंटल ईयर्स है। यहाँ पर स्कूलिंग फंडामेंटल तरीके से होगी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे आप घर बनवाते हैं तो सीधे दीवार लगवाना शुरू कर देते हैं या फिर बीम बनवाते हैं? बीम बनवाते हैं, है ना। उसके बाद फिर पिलर्स खड़े करते हैं, फिर घर बन जाता है सुंदर सा। बीम देखते हैं, अब ये बना हुआ है, इसमें बीम दिख रहा है आपको? दीवारें दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, खिड़की दरवाजा सब दिख रहा है, बीम दिख रहा है आपको? बीम नहीं दिख रहा। लेकिन इस कमरे की या घर की मजबूती किस पर टिकी है? बीम पर टिकी है ना। तो फंडामेंटल शब्द का वही मतलब है। नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक जो आपने पढ़ाया वो आपके बच्चे की फाउंडेशन है, वो आपके बच्चे का बीम है, जो दिखेगा नहीं आगे जाके। आज आप बैठे हो तो क्या आपसे उम्मीद करता है कि आपका काका बाबा कैसा है, आपको A to Z में क्या आता है? कोई उम्मीद नहीं करता ना। आपसे सब उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम बताओ, देश में कितने जिले हैं ये बताओ। तो वो बीम तो छुप जाती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो आगे की क्लास की उम्मीद भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि आगे की क्लास करेंगे। तो ये जो ईयर्स हैं ये फंडामेंटल ईयर्स हैं। यहाँ बच्चा केवल और केवल सीखेगा, स्टार्टिंग करेगा अपनी एजुकेशन की, स्कूल से डरना छोड़ेगा, टीचर से प्यार करना शुरू करेगा, टीचर्स पे मम्मी पापा को छोड़कर 3rd पर्सन ऐसा होगा उसकी लाइफ में जिस पर वो भरोसा कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, डर लगे तो हाथ पकड़ सकता है। डरना नहीं है बल्कि टीचर से डरना छोड़ना है। ये है फाउंडेशनल या फंडामेंटल ईयर। और उसके बाद 3rd to 5 उसका नाम रखा है प्रिपरेटरी ईयर्स। प्रिपरेटरी ईयर्स 6 to 8 को उन्होंने बोला है कि ये मिडिल ईयर्स हैं, और 9th to 12th को उन्होंने बोला है कि सेकेंडरी ईयर्स हैं। इस तरह से नाम रखा है फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी ईयर्स। मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये दोनों एक ही है, एक के 2 पार्ट।
और ये दोनों एक ही हैं, इसके भी एक के दो पार्ट हैं। इसको अगर मोटा मोटा देखें तो ये लिखना सीखने के साल है, जब बच्चे को लिखना सीखना है, और ये जो साल है इसके ये सोचने के साल है। तो हमने पूरी 3 साल से लेकर जो 18 साल तक के बच्चे की जो पूरी ग्रोथ है उसको 2 भागों में बांट दिया। पहला, शुरू के इतने साल लिखना सीखना है, लिखने में उसको पंगु तो नहीं बनाना, अपाहिज तो नहीं बनाना, लिखना भी आना चाहिए, बेशक कंप्यूटर का दौर है पर फिर भी आना चाहिए। और उसके बाद सोच उसकी प्रवीण हो, सोच में वो महारत हासिल कर चुका हो। इसके लिए आगे का स्कूल सोच पर डिपेंड होना चाहिए। लेकिन चूंकि लिखना, लिखवाना, लिखे हुए को चेक करना, लिखे हुए को याद करना, लिखे हुए को रटवाना हमें ज्यादा आसान लगता है, इसीलिए अब तक के जो 10 साल थे वो किस पर चल रहे थे? केवल और केवल और केवल लिखने पर चल रहे थे। टीचर के आधे घंटे के लिए आएगा, अपनी किताब खोलेगा, उसको लिखवा देगा। ट्यूशन में भी बच्चा जा रहा है, नोट्स बने हुए हैं टीचर के पास, या तो वो प्रिंटेड नोट्स पकड़ा देंगे, या फिर पहले के टाइम पर जब आप लोग और हम लोग पढ़े हैं उनके पास पुरानी किसी बच्चे की कॉपी होती थी, उसको देख देख के बोलते रहते थे, बेटा इसको लिख लो, और लिखते लिखते समझा तो मैं दूंगा ही, पर कल याद करके आ जाना। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा किस पर टिका हुआ था? लिखने पर। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब यहां तक केवल लिखवाने की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद नो लिखवाना, लिखवाना पूरी तरह से बंद। पढ़ाई आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब लिखवाना पूरी तरह से बंद तो बच्चे की नोटबुक भी नहीं, और जब बच्चे की नोटबुक भी नहीं है तो बच्चा स्कूल में करके क्या आया? कबड्डी खेल के तो नहीं आया। और अब मैं घर पे बैठ के उसको याद क्या करवाऊं? क्योंकि हमारे दिमाग से वो पुरानी मैकॉले वाली शिक्षा अभी भी नहीं निकलेगी। सरकार निकालने की कोशिश करेगी पर आसान नहीं है उसको निकालना। तो यहाँ पर स्कूल और टीचर्स के प्रति ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपका बच्चा जो है वो पूरी तरह से टीचर के हाथ में चला जाएगा। उनकी जो मर्जी होगी वो पढ़ाएंगे और उनके पास कहने के लिए सबूत हो जाएगा। हम तो इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि हमें तो अब लिखवाना है नहीं, हमसे तो बना दिया गया है। तो अच्छे टीचर्स की बहुत जरूरत है इसलिए देश के अंदर, ताकि आप निश्चिंत होकर बैठ जाए कि मेरा बच्चा जिनके हाथों में है वो सुरक्षित है, वो वहां से कुछ सीख के जा रहा है। तो सरकार कहती है कि यहाँ पे लिखना सीखिए और यहाँ पे सोचना सीखिए। अब इसके भी 2 पार्ट है। यहाँ पे क्या करना है? केवल लिखना सीखना है, लिखना सीखना है। आप सीखने की स्टेज पर अगर होंगे और कोई आपका एग्जाम ले ले तो आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी कि यार अभी सीख रहा हूं और तू अभी परीक्षा ले आए। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि चूंकि यहाँ लर्निंग स्टेज है इसलिए नो एग्जाम। जब सीख ही रहा है, जब काका काका बनाना ही नहीं आया तो आप उससे क्या बनवाएंगे? कहेंगे काव में कितने डंडे होते हैं, लिखो 3 होते हैं, कितने सर्कल होते हैं, लिखो 2 होते हैं, ये लिखवाएंगे आप उससे एग्जाम में। एग्जाम का कोई पर्पस नहीं है। हम भी ऐसा मानते थे पर फिर भी एग्जाम कराना मजबूरी थी, क्योंकि शायद आप लोग ऐसे नहीं मानते थे और समझाना सबको इतना आसान नहीं होता कि आप एग्जाम क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब ऐसा हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो एग्जाम की जरूरत नहीं होगी नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चों को, क्योंकि वो केवल इस उम्र में सीख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। 3रे से 5वीं में क्या करेंगे? वो फिर जो सीख लिया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो सीख लिया है 5 साल उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे होती है? डिक्टेशन बोली जाएगी, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा लेके हम, ठीक, बोर्ड पर लिखवाया जाएगा। कॉपी को सुंदर बनाना है, यानी कि 5th क्लास तक कॉपी पर जितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं उतना अच्छे से स्कूलों को कराना है। खूब सजवाइए, कॉपी डेकोरेट करवाइए, अच्छे से चेकिंग कीजिए, भर भर के लिखवाइए, और इतना लिखवा लीजिए कि वो लिख लिख के थक जाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसको लिखना ही नहीं। 6 to 8 उसको लिखना ही नहीं है, 9 to 12 उसको लिखना नहीं है। उसको जो भी लिखना है वो अपनी मर्जी से लिखना है। जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ और आप लोगों के पास अगर डायरी है तो मैं आपको ये थोड़ी ना कहूंगी कि मैं आपको थीसिस बोल रही हूँ और आप नोट डाउन करना शुरू करें। आपको सुनने में मजा आ रहा है, लिखने में मजा आएगा? बताइए, सुनने में मजा आ रहा है ना। अब कुछ लोग क्या होंगे, भूल जाएंगे, घर जाते जाते भूल जाएंगे, तो वीडियो है, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और वीडियो भी ना होती, पुराने टाइम में बैठे होते तो क्या होता? आपके पास एक डायरी
नोट इसको समझ करके अपने अपने अनुसार लिख लेते, जिसको जो चीज जरूरी लगती वो लिख लेता। तो वो चीज कहाँ होनी है, आगे होनी है। लिखेगा तो सही बच्चा, लेकिन अपने मन से लिखेगा। और यहाँ पे लिखेगा तो किसके मन से लिखेगा, टीचर के मन से लिखेगा, है ना। ध्रुव की माता का क्या नाम था, लिखो ध्रुव की माता का नाम ये था, वो टीचर के मन से लिखेगा। और यहाँ पर अपने मन से लिखेगा। तो यहाँ जितना लिखवा सकते हैं उतना हमें लिखवाना है, और यहाँ पे जितना कम से कम लिखवाएं आप उतना उसके सोचने के लिए आप उसको अवसर दे रहे हैं, आप उसको मौके दे रहे हैं, लिखवाने में मत रहे। तो ये यहाँ पर वो चीज है। यहाँ लिखने का सीखने का शुरुआत है, यहाँ उसका लिखने का अभ्यास है। यहाँ शुरुआत है, यहाँ अभ्यास है। वही काम यहाँ सोचने में है कि यहाँ सोचने की शुरुआत है। 6 to 8 का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता है, लिखना छोड़ सकता है, लेकिन सोचने के लेवल पर भी वो बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ से सोच उसकी बन रही है, डेवलप हो रही है, उसको पता चल रहा है मम्मी ये तो गलत है, मम्मी पापा तो वॉशरूम में बैठे हुए हैं, आप कह रही है मना कर दो कि पापा घर पे नहीं है, मम्मी ये तो गलत है, मम्मी हमें तो सबकी मदद करनी चाहिए, आप कह रहे हो कि नहीं घर में रोटी नहीं है उसको भगा दो, मम्मी ये तो गलत है। सही गलत का बच्चा अब सोच पा रहा है। इससे पहले क्या होता था, दो थप्पड़ लगाए, नहलाना है नहलाया, और बच्चा कह रहा है मम्मी मैडम ने कहा नहला के भेजो, अरे तू ऐसे चले जा बहुत ठंडा है, हम देख लेंगे मैडम को। आप अपनी तरह से चला सकते थे, लेकिन अब आप अपनी तरह से नहीं चला पाते हो, और अगर चलाने की कोशिश भी करते हो तो वो विरोध जरूर करता है, वो सवाल जरूर करता है, आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ता है उसको जवाबों से। तो यहाँ पर आप उसको सोचने का अभ्यास नहीं करा रहे हो, सिखा रहे हो। ये 6 to 8 के ईयर्स हैं, ये सोचने की शुरुआत हो रही है। और जब 9th to 12th है तो सोचने की आपको क्या करानी है, अभ्यास कराना है, उसकी प्रैक्टिस करानी है। यहाँ पे सिखाना है, यहाँ अभ्यास कराना है। अभ्यास कैसे होगा, केवल और केवल मंचन होगा। चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, अगले दिन आ जाओ, खुद टीचर हो आज के लिए, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो वहां बैठ जाता हूँ, ये चैप्टर आपको समझाना है। अब बताइए जिस बच्चे ने आगे चैप्टर को समझा दिया, अब उसके लिए नोट्स बनाने जरूरी रह गए क्या, उसके लिए कॉपी सजानी जरूरी रह गई क्या? या कल इवेंट हो रहा है स्कूल में, एंकरिंग आपको करनी है, सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है। मतलब हमको बच्चों को इस तरीके के मौके देने हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देनी है, जिससे कि अब तक उन्होंने वो जो सीखा वो यहाँ पर आकर उसको क्या करें, एक्सप्लोर करें। यहाँ पर आकर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि मैं ये हूँ, इतने साल पढ़ने के बाद मैं ये बन पाया हूँ। अगर आपने वहां पर भी वो चीज नहीं की, फिर से बेटा वही नोट्स बनाओ, याद करो, लिखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर ये लिखाना, उसका कैरेक्टर क्या बना, उसका चरित्र क्या बना, उसके चरित्र को बनाने में हम सब नाकामयाब अभी तक भी हुए हैं और आगे तक भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मेट जो है ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। एज अ टीचर मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ ये बहुत जरूरी है देश के अंदर, कि आपको 2-3 बार अपने आप को ट्रांजिट करना है, 2-3 बार अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलना है। तो 10+2 खत्म, अब क्या चलेगा, 5+3+3+4, फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंड। गॉट इट? ये पहला सी है, कोर्स पैटर्न। दूसरा जो सी है वो क्या है, ये मैं 6 to 8 के लिए बता रही हूँ, 6 to 8 के लिए, ठीक है। दूसरा सी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, सिद्धांत होता है। उसी सिद्धांत को सुप्रीम रखकर, उसी सिद्धांत को फॉलो करके वो पूरे चैप्टर की डिजाइनिंग हम लोग तैयार करते हैं। जो भी सिलेबस को तैयार करने वाले हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर फिर ये चैप्टर हम लिख रहे हैं। उसको कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है, कितना भी छोटा लिखा जा सकता है। 4 पन्ने का भी चैप्टर हो सकता है और 40 पन्ने का भी चैप्टर हो सकता है। तो जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठे हैं तब आप उन 4 पेजेस से या 14 पेजेस से या 40 पेजेस से मतलब नहीं निकालते हैं। आप निकालते हैं कि उस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका प्रिंसिपल
बच्चे के पास आप कन्वे कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर आप में से किसी ने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी तो वह राजू से मशीन की डेफिनेशन पूछी गई थी, हाँ, और उसने अपने जिप अनजिप करके बता दिया था कि ये भी मशीन है क्योंकि हमारे काम को आसान बनाती है, इजी बनाती है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि मशीन क्या है? जो हवा दे वो मशीन है, जो रोशनी दे वो मशीन है, जिसको हमें ना चलाना पड़े, ऑटोमेटिक चल रही है, वो ऑटोमेटिक मशीन है। एक तरह से कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको चाहे टेक्निकल बना दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए या आसान रखिए। बच्चा जब स्मार्ट हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना देगा ना उसको। और चूंकि आपने 5th क्लास तक सिर्फ लिखवाया है, उसकी भाषा ही पकड़वाई है, भाषा इंप्रूव करवाई है, तो उसके बाद जो वो सोच रहा है उसको लिख लेगा। टीचर का काम क्लास में आके उसकी सोच को एनहांस करना है, लेक्चर देना है अपने सब्जेक्ट पर, जो भी उसका सब्जेक्ट है, चाहे भाषा का सब्जेक्ट है और चाहे गणित का सब्जेक्ट है, चाहे विज्ञान का सब्जेक्ट है, लेक्चर देना है आकर। वो जो 30 मिनट उसको पढ़ाने के लिए मिलेंगे उसका पूरा का पूरा सदुपयोग कर लेना है। ये नहीं कि उसने लिखाना भी है, उसकी कॉपी भी चेक करनी है, उसका होमवर्क भी चेक करना है, ये नहीं करना। केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझाना है और कॉन्सेप्ट को बच्चा सोचेगा तो वो खुद लिख देगा। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 6 to 8 में काम होगा। तो किस पर काम नहीं होगा? क्या चीजें पीछे छूट जाएंगी? रोड लर्निंग, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, रोड लर्निंग, रटने का प्रोग्राम खत्म। अब कोई रटने का कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरी, चैप्टर के पीछे कुछ एक्सरसाइजेस दी होती है, वो रटने के लिए तो दी होती है, मतलब बनाई तो सोच के साथ गई थी कि चैप्टर पढ़ लो और अपना सेल्फ असेसमेंट कर लो कि चैप्टर पढ़ने के बाद घर के देख लो इन्हें कि ये तुम्हें आ रही है तो ठीक है, तुमने चैप्टर ठीक से पढ़ा है। अगर ये एक्सरसाइज तुमको नहीं आ रही है सॉल्व करनी, इस मतलब चैप्टर में दिक्कत है, चैप्टर को वापस से पढ़ो। अपन लोग क्या करते हैं, अपन इसमें एक फिल इन द ब्लैंक नहीं आ रहा, उसी फिल इन द ब्लैंक को उठा के समझा दिया कि बेटा इसका ये मतलब है और इसमें ये भरना है। एक ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा, जबरदस्ती उस पर थोप दिया कि ये ट्रू है, इस पर ट्रू का निशान लगा दे। इससे क्या हुआ? एक सेंटेंस ही तो बता पाए। अगर उसको एक सेंटेंस चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं आ रहा था, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि चैप्टर में ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हैं जो उसको नहीं आते होंगे। तो आपको करना क्या था? आपको ये कहनी थी बेटा बैठ जाओ, चैप्टर को फिर से पढ़ो और फिर दोबारा से करके देख लेना, तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों की कंडीशन पता है क्या हो गई है? अगर उनको बोल दो कि चैप्टर पढ़ लो, मुश्किल से 30 सेकंड में उस चैप्टर को लेके बैठ पाते हैं और आ जाते हैं वापस से, हो गया पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। कारण हमारी गलती है, आप लोगों की गलती है, सॉरी टू से। हमने आदत नहीं डलवाई उनको शांति से 10 मिनट 15 मिनट बैठने की, जो चैप्टर में लिखा है उसको पढ़ने की, उसमें डूबने की। कुछ करिकुलम बनाने वालों की भी गलती है, इतनी हार्ड लैंग्वेज में करिकुलम बनाते हैं, इतनी बोरिंग भाषा में उस चैप्टर को लिखते हैं कि बच्चा जिस उम्र का है उस उम्र के हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द लिखे हैं, ऐसे ऐसे इंग्लिश के शब्द लिखे हैं कि वो साइंस पढ़ने बैठा है और परेशान उसे कौन कर रही है? लैंग्वेज। हिंदी समझ में नहीं आ रही इसलिए चैप्टर में मन नहीं लग रहा, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही इसलिए चैप्टर में मन नहीं लग रहा। वो करिकुलम वालों की दिक्कत है, वो आप और हम नहीं बनाते हैं। उसमें भी चेंजेस आएंगे, उसमें भी सुधार होंगे, उसको भी रीडिफाइन किया जाएगा, दोबारा से लिखा जाएगा, लेकिन प्रोसेस चेंज करनी है पढ़ाने की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। रोड लर्निंग नहीं करानी है, क्लास की चैप्टर की एक्सरसाइज है वो नहीं करानी है, और केवल नोटबुक पर काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रही मैं नोटबुक हम जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन केवल और केवल जो अभी नोटबुक को देखने वाली परंपरा थी कि आज की डेट का क्लास वर्क नहीं कराया मैडम ने कोई, तो मैडम के बंद नहीं है क्लास वर्क कराने से। मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, क्या इसमें मेरी मेहनत नहीं लग रही है? क्लास वर्क तो कुछ नहीं होगा, आप घर पे जाओगे तो क्या करके आए मीटिंग में? सुनिए आए 1 घंटा बस। मम्मी को क्या चाहिए? स्कूल में दिखाओ, सबूत दिखाओ कि आज क्लास में हुआ क्या है। क्लास में कुछ नहीं होता, और जो होता है वो टीचर और बच्चे के बीच की कहानी होती है, वो खत्म करने की बात है। तो केवल और केवल नोटबुक पर काम नहीं होगा, टीचर जितना जरूरी समझेगा उतना होगा, लेकिन पूरी तरह से नोटबुक ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होगी। तो 3 चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तीसरा जो सी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जो तीसरा सी है वो क्या है, देखिए कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार बार बार, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है, आपकी भाषा में मैं बता दूं, एग्जाम, बच्चे का एग्जाम, परीक्षा, उसको जांचना कि जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो एग्जाम जो होगा वो कंटीन्यूअस तरीके से होगा। कंटीन्यूअस तरीके से एग्जाम कैसे, उसको बाद में पता करते हैं, पहले देखते हैं पहले कैसे एग्जाम होता था। पहले जब आप लोगों के मेरे जमाने की पढ़ाई थी तो 2 बार एग्जाम होते थे। एक को अपन क्या कहते थे, अर्धवार्षिक, छमाही, ठीक है, छमाही है ना, और दूसरे को क्या कहते थे, वार्षिक। यानी कि बेटा साल भर पढ़ो, साल भर का रट्टा पहले 6 महीने में मार लो। स्टूडेंट हो तो सारे कोर्स का मार लेना, और अगर गैप दे रहे पढ़ाई की है तो बेटा जिसका पेपर हो उससे 2 दिन पहले बैठ जाना, कॉपी खोलना, जो चैप्टर तुमसे रट जाए उनको जल्दी जल्दी रट लेना, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन वाले छोड़ देना, शॉर्ट शॉर्ट वाले याद कर लेना, और बस एग्जाम में 3 घंटे लिखाना। छोटी क्लास में तो ढंग से लिखाना, और ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो फिर जो कहानी दिमाग में आ रही है उस समय पे बस भर आना, कॉपी जितने पढ़ने पढ़ोगे उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे। ये प्रक्रिया थी, आज भी है, और उस समय पे ज्यादा थी। क्या है ये, हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, गलत शिक्षा दे रहे हैं, मानते हो ना आप लोग इस चीज को। तो ये जो पैटर्न है कि साल के 6 महीने पढ़ो, एग्जाम दे लो, पास हो जाओ, फिर अगले साल के 6 महीने पढ़ो, एग्जाम दे लो, फिर पास हो जाओ, इसमें पूरे साल तुमने क्या किया उसको देखने वाला कोई नहीं। सारे साल इसने कबड्डी खेली और लास्ट में रैंक भी आ गई। कैसे आ गई, सेटिंग कर ली थी, पेपर पता चल गया था, पास हो गए थे, नंबर अच्छे आ गए। तो क्या हमने इसको जो रैंक का सर्टिफिकेट दिया, जो हमने इसको मेडल पहनाया, इसके लिए सही है, या उस बच्चे के लिए सही है जिसके नंबर कम आए इसकी वजह से? ये दोनों के लिए सही नहीं है। ये तो अपनी किस्मत बना लेंगे क्योंकि इनके तो नंबर कम आए बस, लेकिन ये होशियार है, ये अपनी किस्मत हवा में बनाते रहेंगे कि मैं तो फर्स्ट रैंक करूं। आता क्या है उनको, कुछ नहीं आता। तो जो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के हाथ में दिया जाता है वो जरूरी है कि वो सही बना हो, और वो सही कब बनेगा, वो सही बनेगा जब बच्चे का एग्जाम लगातार लिया जाएगा। आज क्या किया, आज का एग्जाम, कल क्या किया, कल का एग्जाम, परसों क्या किया, परसों का एग्जाम, लगातार लेते रहेंगे एग्जाम, पूरे साल एग्जाम लेते रहेंगे, तब जाके रिपोर्ट कार्ड बनेगा। हम इस चीज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो हमने देखा होगा वीकली टेस्ट रखे हुए हैं। आज के बच्चे तो कम वीकली टेस्ट दे रहे हैं, साल में 17-18 वीकली टेस्ट होंगे कुल मिलाकर। जब स्टार्टिंग की थी सबसे पहले एक भी मंडे नहीं छोड़ते थे टेस्ट देने के लिए, पागलों की तरह लग जाते थे टेस्ट के पीछे, इसीलिए कि लगातार देना है, लगातार देना है। आज चैप्टर पढ़ा, हफ्ते बाद टेस्ट दो, अगला चैप्टर पढ़ा, फिर हफ्ते बाद टेस्ट दो। गार्जियंस की इसमें शिकायतें आई, मैडम बहुत लोड रहता है, बहुत लोड रहता है, बच्चा एकदम भंग जाता है। तो वो लोड ये था कि उस टेस्ट की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं। संडे मिलता है ना घूमने के लिए, मंडे को टेस्ट होता है बच्चे का, तो हम कहीं जा नहीं पाते, तो उसको फिर घटा दिया उन्होंने। महीने में पहले 4 या 5 होते थे, अब 2 ही होते हैं, ठीक। लेकिन अब सरकार क्या कहती है, अब लोग परीक्षा लेंगे, रोज लेंगे, रोज नंबर दो। क्या करेगी सरकार, इसमें क्या बोल रही है, कैसे परीक्षा होगी? तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का पैटर्न तो खत्म, ठीक। इसको 2 नाम दिए जाते हैं परीक्षा को, देखिए एक होता है बच्चों का फॉर्मेटिव एग्जाम और एक होता है सबमिटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव एग्जाम और सबमिटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव एग्जाम डेली लिया जाएगा, और जो सबमिटिव एग्जाम है वो यही वाला है, वार्षिक वाला ले लो या अर्धवार्षिक वाला ले लो या क्वार्टरली ले लो, यानी कि कुछ समय तक सम करने के बाद, कुछ समय तक स्टोर करने के बाद, 4 चैप्टर पढ़ा दिए, 4 चैप्टर के बाद अब आप जो एग्जाम ले रहे हो वो
समेटिव असेसमेंट हो गया आपका। तो फॉर्मेटिव और समेटिव दो स्तरों पर बच्चों की परीक्षाएं होंगी। एग्जाम लिखित में होंगे 6 to 8 में एग्जाम लिखित में होंगे, लेकिन कौन से वाले? समेटिव। अब लिखित में कौन से नहीं होंगे या टीचर फ्री कौन से एग्जाम को लेने के लिए है? वो फॉर्मेटिव है, वो जैसे चाहे फॉर्मेटिव ले सकता है। फॉर्मेटिव में उसको बांधा नहीं गया है कि वो किस तरह से एग्जाम ले। मैंने एक बच्चे को टास्क दे दिया, टास्क का उद्देश्य था ये चेक करना कि बच्चे मोरल वैल्यू में एक दूसरे की हेल्प करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए। बच्चों को पता भी नहीं कि उनका एग्जाम हो रहा है और बच्चों को एक टास्क दे दिया। टास्क का रिजल्ट ये आया कि 4 बच्चों ने दूसरे बच्चों की मदद की सोची और मदद करी और बाकी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। हो गया एग्जाम, 4 को मार्क्स मिल गए, बाकी 14 फेल हो गए। हमने एक कार्यक्रम कराया, कार्यक्रम में यहाँ पर मान लीजिए चादर बिछाया, बच्चों के बैठने के लिए बिछाया। कार्यक्रम समाप्त हो गया, बच्चे उठकर चले गए, ठीक। और बच्चों से ये कह दिया गया कि सारा काम खुद करना है, आपको कोई हेल्प प्रोवाइड इसमें नहीं करी जाएगी। कुछ देर बाद देखा कि बच्चे सारे उठ के चले गए। 2 बच्चों ने कहा मैम ये उठा दें हम, इसको क्लीन कर दें हम? तो बिल्कुल कर दीजिए, आप ही का स्कूल है, आप ही को सारा काम करना है। एग्जाम हो गया, 2 बच्चों को नंबर दे गए, बाकी सबको नहीं मिले। ये होता है एग्जाम, ये होता है सही रिपोर्ट कार्ड जो आपके बच्चे की सही फॉर्मेशन आपको बताएगा कि आपका बच्चा वैल्यू सिस्टम में कहां जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम में कहां जा रहा है। उसके लिए तो समेटिव एग्जाम बता ही जाता है। उसको मुहावरे याद है कि नहीं याद है, उसको नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है, ये बता रहे थे। लेकिन वो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, वो दूसरे बच्चों को परेशान करता है कि नहीं करता, वो अपनी बात ठीक तरीके से लोगों के सामने रख पाता है कि नहीं रख पाता, वो डर तो नहीं जाता, वो घबरा तो नहीं जाता, ये कौन बताएगा? ये फॉर्मेटिव एग्जाम बताएगा और इसमें टीचर को फ्री रखा गया है पूरी तरीके से। मैडम ये एनबी ओनली क्या चीज है? एनबी ओनली नोटबुक ओनली मतलब केवल और केवल कॉपी ही सर्वोपरि नहीं होगी कि जो कॉपी में हो गया वही पढ़ाइए और उसके बाहर जो होगा वो सब बेकार है। बुक्स तो मिलेंगी ना बच्चों को? हाँ, नोटबुक अलग होती है, बुक अलग होती है। बुक्स तो हर क्लास में होंगी, 12th तक भी बच्चा पढ़ रहा है तो भी बुक्स होंगी। मैं सवाल में आपके सारे सवाल, ठीक है, अभी मैं बोल देती हूँ। तो इसमें फॉर्मेटिव एग्जाम में हम लोग करेंगे क्या, देख लीजिए, डरिए मत उससे। प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं करने के लिए, असाइनमेंट्स बीच में दिए जाते हैं, वो उनको मिलेंगे। जब टीचर उनसे समझेगा तब देगा, उसके माध्यम से उनको नंबर मिलेंगे। दूसरा, रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब आज आप सोशल के टीचर हैं, आज आपको ये क्लास खुद लेनी है और ये चैप्टर का ये टॉपिक मैं दे रही हूँ, ये पढ़ाना है। अगर आप ठीक से पढ़ा पाए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं है अपने ही क्लास को पढ़ाइए। आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैं सेकंड क्लास में भेज दूं तो बताइए आपको पढ़ा लेना चाहिए कि नहीं पढ़ा लेना चाहिए? आपको आर्टिकल पढ़ाने का टॉपिक दिया कि ए, एन और द को किस तरह से यूज करते हैं, ये लगाइए, तो आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? सिखा पाएंगे ना? आपसे यही उम्मीद की जा रही है। अगर आप सिखा पा गए तो ठीक है, आप नंबर के हकदार हैं, आपको मिल जाएंगे। नहीं सिखा पा रहे तो कम नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर आलसी हो गई, टीचर पढ़ाना नहीं चाहती है तो आपके बच्चों से पढ़वा रही है। इसका मतलब ये नहीं है। इसको गलत तरीके से जो लोग लेंगे वो अपने ही बच्चों का नुकसान करेंगे। केवल और केवल उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है कि जब आप क्राउड देखते हैं सामने तो बहुत सारे लोगों के हाथ कपते हैं, वो ऐसे 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 करते हैं, उनका हाथ, शब्द उनके कपते हैं, कंपन के साथ वो बोलते हैं। क्या आपके बच्चे के साथ तो ये दिक्कत नहीं है? क्योंकि जो सेकंड क्लास के बच्चे उनके सामने बैठे हैं ना, वो उनके लिए प्रेशर है, वो उनके लिए क्राउड है। जो बच्चा ये काम कर पाएगा वो आगे चला जाएगा, या कम से कम आगे जाएगा या पीछे जाएगा ये तो बात की बात है। आपको पता तो चलेगा कि मेरे बच्चे में ये कमी आ रही है। तो प्रोजेक्ट, रोल प्ले और तीसरा ग्रुप वर्क। अकेले अकेले काम करने की आदत हम सबको है, ग्रुप में काम करने की आदत नहीं है। ग्रुप में मतलब 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, एक काम दे दिया, पूरा करके लाना है। हो सकता है इसके लिए एक दूसरे के घर जाने की जरूरत पड़े, इतनी फ्रीडम पेरेंट्स को देनी होगी। अभी हमने पिछले टाइम पे करके देखा था कि कुछ प्रिपेयर करना है, घर से तैयारी करनी है, गार्जियन से मना कर दिया कि हम अपने बच्चे को उनके घर पे नहीं भेजेंगे, हमारा आपस का बनता नहीं।
तो ये कुछ बेसिक समस्याएं जो थी वो हर स्कूल्स के साथ आएंगी, उसमें आप लोगों के सहयोग और कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार होगा। एक बार तो नहीं, साल भर चलेगा, कभी कुछ मिलेगा करने के लिए, कभी कुछ मिलेगा करने के लिए, लगातार आपको ये काम करते रहना है। और समेटिव में आपके ऊपर, आप उसको चाहे हाफ ईयरली एग्जाम में ले लें, ईयरली एग्जाम में ले लें, किस तरह से लेना है। एग्जाम दोनों होंगे और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में रहने की आदत तो बच्चों को 5वीं क्लास तक थी। 5वीं के बाद इस सिस्टम की जरूरत अब उनको नहीं है। अब इसके बाद जो तीसरा है, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। मार्क्स टीचर नहीं देंगे, मार्क्स 3 लोग देंगे। एक, आप अपने आप को खुद मार्क्स देंगे, सेल्फ असेसमेंट। आप बताइए कि ये काम हुआ और आपने ये प्रदर्शन किया, 10 में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, आप खुद बताइए। ऑनेस्टी डेवलप होती है इससे। मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया और मैं कह रहा हूँ 10 में से मुझे 9 तो मिलने चाहिए, तो पता चलेगा आप कितने ऑनेस्ट है। और एक कह रहा है मैं भूल गया था, 10 में से 5 ही मिलने चाहिए, तो आपने उसको 6 दे दिए कि चलो बच्चा एक ऑनेस्टी के साथ बोला तो सही। ये है सेल्फ असेसमेंट। दूसरा, पीयर मतलब साथ में पढ़ने वाले बच्चे। साथ में पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे कि मैम इसने ऐसा किया, इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। अलग अलग तरीके की चीजें होंगी, कभी आपको मौका मिलेगा अपने आप को नंबर देने के लिए, कभी फ्रेंड्स को बताया जाएगा कि इसको कितने नंबर में बताइए। तो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, दुश्मनी नहीं बढ़ानी है, मित्रता बढ़ानी है। और तीसरी जो चीज है वो तो टीचर है ही। जो टीचर के लायक इवैल्यूएशन है वहां पर टीचर भी नंबर देंगे। तो 3 स्तरों पर मार्क्स दिए जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट करना, जो आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपको मार्क्स देंगे और टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो ये आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलेगा। साल में कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, कितने रोल प्ले होंगे, कितने ग्रुप वर्क होंगे, वो मैं आपको केपीएस सिस्टम में समझाऊंगी। ठीक है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बाद जो हमारा चौथा सी है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिक का मतलब होता है लोगों की आलोचना करना, लोगों की बुराई करना। वो हम हैं, खूब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं कहीं पे भी, लेकिन पॉजिटिव तरीके से करना। बुराई भी कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, उस बुराई को दिल में लेके बैठे नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप यहाँ गलत है। जो कि अगर आपका बच्चा कल को संसद में पहुंच जाता है, ठीक, तो आप देखते होंगे जूते फेंके जा रहे हैं, कागज फेंके जा रहे हैं, क्या उसी रो में, उसी तरीके में बच्चे को आपको फिट करना है कि मेरा बच्चा भी कल किसी दूसरे के ऊपर जूते फेंके? नहीं करना ना। वहां पे विरोध बहुत होता है एक दूसरे का, लेकिन कैसे होता है, तरीके से होना चाहिए। अपनी बात रखनी है, दूसरे की बात काटनी है, लेकिन उसके पीछे आपके पास क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, जिसको वाद विवाद की प्रतियोगिता कहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि अगर आप मानते हैं कि कोई चीज ठीक है तो क्यों मानते हैं, और अगर आप मानते हैं कि कोई चीज गलत है तो क्यों मानते हैं। आपके पास वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, वैलिड रीजन होने चाहिए। अब तक कैसी पढ़ाई चल रही थी, एक किताब, ठीक, उस किताब में क्या लिखा है उसी को पढ़ना है, उसी को मानना है, उसी को समझना है, वही लिखना है, उसी में एग्जाम देने हैं और उसी को सदा के लिए याद कर लेना है कि एक किताब में ऐसा लिखा था। एक किताब में लिखा था महात्मा गांधी चोर थे, तो दिल में बसा लिया महात्मा गांधी चोर थे। सोचा क्यों थे, और जो लोग कह रहे नहीं थे तो वो बताना क्यों नहीं थे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, जब आप केवल और केवल एक बच्चे की बात नहीं मानते, एक अध्यापक की बात नहीं मानते, आपको 4 लोगों की राय की जरूरत पड़ती है। आपने 4 की राय सुनी और 4 की राय में से आपको इसकी पसंद आई तो आप इसके साथ जाएंगे। बच्चे को 6 to 8 में ये देना है, ये नहीं देना कि
या आपने एक को खड़ा कर दिया और कहा ये बोल रहा है और हम सब के लिए यही अटल सत्य है, इसी को मानना है, इसको अकेले नहीं मानना है। ये कैसे होगा क्रिटिकल थिंकिंग का काम? जब चार चीजें पढ़ने की बच्चे को आदत होगी। चार चीजें कैसे पढ़ेगा? हिंदी की किताब तो एक ही होती है, बेशक एक ही होती है, वो एक किसके लिए? बेस देने के लिए, चैप्टर बताने के लिए कि ये चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण का चैप्टर है, इसमें जो लिखा है वही सब कुछ नहीं है, दुनिया भर में पता नहीं और कितना कितना क्या क्या लिखा है। ये इंटरनेट, ये मोबाइल केवल गेम खेलने के लिए नहीं होते, अखबार सब्जी रख के खाने के लिए नहीं होते, इनको पढ़ना होता है। वो पढ़ने की आदत डलवाना शुरू में तो टीचर करवाएगी, जो मैंने कहा 6 to 8 में सिखा रहे हैं तो पहले तो टीचर करवाएगी, और जब टीचर ये करवाती रहेगी 9th to 12th में ये काम फिर आपको क्या करना है? खुद करना है। लास्ट ईयर मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चों से न्यूज़पेपर मंगवाऊं, उनको रीडिंग कराऊं, और हफ्ते में एक दिन का टाइम दिया था कि एक दिन हम लोग पेपर पढ़ेंगे और पेपर में जो टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों को अच्छी लगी वो क्लास, उन्होंने उसको एंजॉय किया, लेकिन कुछ बच्चों के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या आई? मैडम हमारे घर में तो पेपर आता ही नहीं। मैंने कहा बेटा पड़ोसी के घर से ले आओ, एक संडे में तो पेपर लाने की बात है केवल। मैडम पड़ोसी से पापा ने लाने के लिए मना किया, हम उनसे पेपर नहीं मांगेंगे, हमारी इज्जत शान कर जाएगी। मैंने कहा ठीक है तो बेटा पापा से बोल दो, संडे संडे किसी से बोल दो अखबार मंगाने की। कोई इंतजाम नहीं हुआ, और ऐसे 25 बच्चों की क्लास में हमेशा 8 बच्चे खड़े हो जाते थे जो हर मंडे कहते थे कि हम पेपर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, पेपर नहीं ला पाएंगे। तो जब हर एक के पास पेपर अपना नहीं होगा, मेरी समस्या क्या है? तो मैं उसको पढ़ाऊंगी कैसे? मैं पेपर के आर्टिकल को अगर खुद पढ़ लूं तो बच्चे को तो पता भी नहीं उसने लिखा कैसे, और अगर मैं 2 बच्चों को साथ में बिठा दूं तो दे विल टॉक टुगेदर, बात करेंगे वो। इसके लिए जरूरी है एक सीट पे एक बच्चा, हर एक के पास अपना पेपर। तो वो क्लास में मुझे परेशानी आई, और अब जाके मुझे वो क्लास आखिरकार इवेंचुअली बंद करनी पड़ी। तो गार्जियंस का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होगा, अगर चाहते हैं कि जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं वो 100% नहीं पर 60%, 70% क्लास में या स्कूल के अंदर हो पाए। खाली हमारे संसाधन काम नहीं आएंगे, आपको भी अपने रिसोर्सेज जो है वो उसमें बढ़ाने होंगे। तो वो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। गॉट इट? आगे चलते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में एक बात निकलकर सामने आई कि जो सिलेबस होता है, जिसे हम सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, उस करिकुलम में अपने आप को बांधना नहीं है। उस करिकुलम में अपने आप को बांधना नहीं है कि जो कुछ है यही जीवन का सार है, यही जीवन का अंत है, इसी को पढ़ के खत्म। आउट ऑफ करिकुलम जाने की छूट बच्चों को देनी होगी कि बेटा पेपर पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। अभी बच्चा सुबह का अखबार उठा ले, पहले किताब पढ़ ले अपनी, इसको बाद में पढ़ लेना। जनरली हम लोगों का ये कहना होता है, क्यों ये पढ़ने की चीज नहीं है क्या? क्यों ऐसे किताबें क्यों पढ़ ले? किताब में ऐसा कौन सा अमृत लिखा है जो पेपर में नहीं मिलेगा उसको? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से बच्चा सीख सकता है, बशर्ते सही सीखे। ये आपकी वॉच है। तो जो अगला पॉइंट है, जो अगला सी है, वो क्या है? करिकुलम। सरकार ने इसको खुद बता दिया, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम वही सिलेबस, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीला, जिसको आप मोड़ सके, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। हार्ड चीज होगी, मोड़ नहीं सकते, इसका मतलब आपको उसी के साथ रहना है, वो स्टिफ है। तो हमको करिकुलम इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो फ्लेक्सिबल रहे, उसको जैसे चाहो वैसे आप अपनी सुविधा से मोड़ सके। मोड़ते कैसे हैं? कोई सिलेबस है, उसमें मान लीजिए कोई बुक है, हिंदी की बुक ले लेते हैं, उसमें 15 चैप्टर है। 2 चैप्टर उसमें ऐसे थे जिसको समझने और समझाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। तो पूरा पढ़ा दिया, 10 दिन लगे उसको समझाने में, लेकिन बच्चों ने कंप्लेंट की कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें वापस से समझना है। तो 10 दिन नहीं लगेंगे, लेकिन 5 दिन लगेंगे उसको समझाने के लिए। तो हमने वापस समझा दिया। गलती नहीं की ना हम लोगों के हिसाब से की?
नहीं की, लेकिन 5 दिन लेकर हमने उसको दोबारा समझा दिया। दोबारा समझाने से क्या हुआ कि जब कोर्स खत्म होने का टाइम आया तो टाइम खत्म हो गया, 2 चैप्टर रह गए हमारे, नहीं 2 चैप्टर रह गए हमारे। अब टीचर भी फंसा हुआ है कि एग्जाम में इन 2 चैप्टर को इंक्लूड करूं कि नहीं करूं। इधर गार्जियंस की शिकायत आ रही है, मैडम कैसा स्कूल है, एग्जाम सर के आ जाते हैं और आप लोग सिलेबस ही पूरा नहीं करवा पाते अभी तक। तो कहां हम फ्लेक्सिबल है? हम इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की हमको जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? जो पहले थी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ मानकीकरण, कि हमने मानक बना लिया कि ये विषय पढ़ाएंगे, इतने टाइम पीरियड का विषय पढ़ाएंगे और इतने चैप्टर उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे मान लो मेरी 1 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है सुनाने में और पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है सुनने में कि नहीं सुनने में, तो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ इसे। चाहे मेरा भी टाइम पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया। आपका भी टाइम, आप कुछ बंधे होंगे किसी चीज से, लेकिन आप भी छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर, ठीक। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैं अपने आप को भी दूंगी और आपसे भी उम्मीद रखूंगी आप भी अपने आप को दें। यही सेम चीज कभी कभी क्लास में भी होती है। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, अगला पीरियड साइंस का है, कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे आज ही कवर करना है, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको आज ही पढ़ना है, उनका एक्साइटमेंट अभी इतना बड़ा हुआ है। तो मैंने साइंस वाली टीचर से बोला आप बैठ के आराम करो, मैं पढ़ाऊंगी, आज मुझे पढ़ाने दो। इससे क्या होगा? साइंस वाली टीचर का एक पीरियड मैंने कम कर दिया, लेकिन क्या खराब किया? खराब तो नहीं किया ना, पढ़ाया तो मैंने। तो इसकी इजाजत स्कूल नहीं देते हैं, अभी प्रिंसिपल्स नहीं देती है अपने स्टाफ को, इसकी इजाजत टीचर्स को नहीं देती है, क्योंकि उनका हर डे सेट होता है कि आज उनको क्या पढ़ाना है, और अगर उनका पीरियड गया या स्कूल की छुट्टी हुई तो वो चला गया। अब उसको वो अगले दिन मैनेज करेगी, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ पहले दिन पढ़ा सकती थी वो नहीं पढ़ा पाएगी, क्योंकि टाइम की कमी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं चाहिए कि जो फिक्स है, जो तय है कि ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इतने चैप्टर हैं और साल के अंत तक पूरे हो जाने चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप ये देखिए बच्चे की साल में क्लासेस कितनी लगी, वो स्कूल कितने दिन गया, और जाहिर सी बात है कि जब वो स्कूल गया है तो खाली नहीं बैठ के आया होगा, कोई ना कोई टीचर क्लास में रहा होगा और उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ाया ही होगा। तो अगर 2-3 चैप्टर टीचर खुद छोड़ देता है या किसी वजह से छूट जाते हैं तो उसमें तो परेशान होने की बात नहीं है। कुल मिला के एक 25 के लगभग चैप्टर होते हैं जो क्लास 3rd से शुरू हो जाते हैं और क्लास 12 तक उतने ही चलते हैं, बढ़ते नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस में ले लें आप, मैथ्स में ले लें आप, सिलेबस बढ़ जाता है। चैप्टर के अंदर जो 4 पढ़ने का चैप्टर था हो सकता है 20 पढ़ने का हो जाएगा, ये होता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है। तो अगर एक क्लास में कुछ कमी रह गई तो वो अगली क्लास में पूरी हो जाती है, तो उसमें इतना परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पर बोला गया है कि करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं चाहिए, हमको मानकीकरण नहीं चाहिए, मानक स्थापित नहीं करने हैं और उन मानकों को पूरा करने के लिए जीवन न्यौछावर नहीं करना। बैंक वालों को देखा है आपने, स्टैंडर्डाइजेशन पर सारा जिंदगी निकाल देते हैं। मैनेजर बन गए बैंक के, इतने लोगों के अकाउंट खुलवाने हैं, तो रात दिन उनका एक ही काम है, बस क्या, फोन करना, कस्टमर तैयार करना और एनी हाउ आपका अकाउंट खोलने के लिए आपको तैयार करना। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन पे जीना। और फ्लेक्सिबिलिटी पर जीना, जितना जरूरी है उतना काम किया जाएगा, गैर जरूरी चीजों में मैं अपना मूल्यवान जीवन खपाऊंगा नहीं, खर्च नहीं करूंगा। तो टीचर की भी ये सोच है कि करिकुलम के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बेकार की चीजें पढ़ाने में हम समय अपना खराब नहीं करेंगे, क्योंकि डिजाइन सिलेबस की इस तरीके की है कि बहुत सारी उल्टी सीधी तमाम फालतू चीजें उसमें मौजूद है। अब सारी बुक्स दोबारा से लिखी जा रही हैं, और दोबारा से लिखने का ये मतलब नहीं है कि वही चैप्टर रखे, बस तरीका बदल दिया लिखने का। सारे चैप्टर्स बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा और उसको लिखने का एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, एक नई टीम बनाई जाएगी और वो नई सोच के साथ लिखी जाएगी। हिस्ट्री में केवल मुगल शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में
अशोक के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री में राजस्थान जो हमारा छोड़ दिया गया था, साउथ जो हमारा छोड़ दिया गया था, बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं था, उनके बारे में पढ़ना है। तो जो चीजें छोड़ दी गई थी इंडिया के अंदर बच्चों के लिए, वो सब नए तरीके से जो है नए सिस्टम में हम लोग शामिल करेंगे। टीचर्स की भी ट्रेनिंग जरूरी है, पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग जरूरी है, और बच्चे तो हम दोनों की ट्रेनिंग के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी नाजुक हैं, उनको आप जैसा मोल्ड करोगे वो वैसा मोल्ड होंगे। 6 नंबर का जो हमारा सी है वो क्या है, यहां से दिख रहा है आपको? क्रिएटिव लर्निंग। क्रिएटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग यानी कि सीखना है, लर्निंग मतलब यहाँ रटना नहीं है। रटने की अलग इंग्लिश होती है, उसे रोट कहते हैं, ROT की रोट भी रटना। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चों से बोले कि बच्चे मुहावरे लर्न कर लो, गलत मत बोले, नहीं तो लर्न का भी मतलब वो गलत समझ लेगा। क्या बोले? रोट कर ले, लर्निंग कर ले, रोट कर ले, क्योंकि रट लो, अल्टीमेटली तो रटवाते ही है। तो क्रिएटिव लर्निंग का मतलब होता है डूइंग, बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। किसी चीज को करके सीखना, सुन के सीखना नहीं, किसी चीज को करके सीखना। हमको मदद करनी चाहिए तो मदद करो, ऐसे नहीं लिखो कि हमको पेड़ लगाने चाहिए, चलो मेरे साथ, खरीदो पेड़, पैसे दो उसको, और चलो गार्डन में यहाँ लगाओ 2 पेड़ अपने नाम के, अपने पापा के नाम के। इसको कहते हैं करके सीखना। कोई चीज खराब हो गई है, रिपेयर कैसे होती है इसका सिद्धांत ये है, बता देने से काम नहीं चलेगा। ये रखिए चीज, ये रखिए इसके टूल, करो रिपेयर मेरे सामने। तो जो चीजें हम बता रहे हैं उसको करके सीखना। 2+2 बोर्ड पर जोड़कर भी 4 आते हैं, यहां पर जोड़ के बताओ कैसे 4 हो गए, 2+2 कैसे 4 हो गए? छोटे स्तर का सवाल है, लेकिन बड़े स्तर में बड़ी चीजें होंगी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्रिएटिव लर्निंग। तो ये 6 सी हैं, 2 और रह गए हैं, जिसमें बच्चे को कंप्यूटर पढ़ने के लिए मिलेगा। शॉकिंग लग रहा होगा आपको सुनकर, नर्सरी से कोई कंप्यूटर एजुकेशन नहीं देनी है, 5th क्लास तक नहीं देनी है। 5th क्लास तक कोई कंप्यूटर उसको नहीं सिखाना है। सबसे पहले कंप्यूटर वो कौन सी क्लास में पढ़ेगा? 6th में। और ये बात हम 5 साल से क्लास में स्कूल में बोल रहे हैं। बहुत सारे गार्जियंस को इससे समस्या है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर नहीं पढ़ाते आप लोग, क्लास 6 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी कह रही है कि कंप्यूटर पढ़ाओ तो कौन सी क्लास से पढ़ाओ? 6 से पढ़ाओ। कंप्यूटर का इतिहास इतना पुराना नहीं है जिसको समझने के लिए उसको 12 साल चाहिए, 4 सालों का इतिहास है उसका। ले के भी पढ़ाओगे 2-3 साल में खत्म कर दोगे उसको, इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर हमारी सुविधा के लिए है, बस चरित्र बनाने के लिए कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है। तो कंप्यूटर पहली बार आएगा, और उसके साथ एक चीज कंपलसरी होगी, वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स कोई भी एक आप अपने बच्चे को जरूर सिखाइए। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं? जैसे बढ़ाई, कारपेंटरी का काम सिखाइए, नल प्लम्बिंग का काम सिखाइए, बिजली जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, कुकिंग सिखाइए, ठीक है, डांसिंग सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, ठीक, या जो भी बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, किसी भी स्तर पे आप किसी भी तरीके का काम उसको सिखा सकते हैं। ये काम होता है, आप किसी इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट से पूछें क्या उसको इंजीनियरिंग की क्लासेस में इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। कारण क्या है इसका देने का? कारण ये है कि अगर आप ये चीजें स्कूल की तरफ से सीख लेंगे थोड़ा बहुत, तो देखिए पढ़ाई आप कितनी भी कर लें, जंगल में तो हम रहते नहीं हैं, रहते घर में हैं, और देर सवेर घर में बढ़ाई, नल, बिजली, इन सब की दिक्कतें आती रहती हैं, और हमें तुरंत किसी मैकेनिक को कॉल करना पड़ता है। तो अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है, एक तार में दूसरा तार जोड़ना ही है, और बच्चे को कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला ये करने का, पर स्कूल वालों ने अगर दे दिया था, घर में जोड़ तो लेगा। आधी रात में बिजली चली जाएगी तो वापस तो आ जाएगी। पढ़े लिखे बच्चे में अगर इतनी अकल ना हो तो काहे की पढ़ाई लिखाई? तो केवल ये करने के लिए एक वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग बच्चों के लिए जरूरी है, जो उसकी मर्जी हो।
वो उसको सीखना है। लड़कियों को चाहिए अगर कुकिंग करना है, लड़कों को चाहिए कुकिंग करना है, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, कुछ भी वो उसको देना है, और साथ में कंप्यूटर। और बहुत सारी 50 सिफारिशें हैं, मैंने सबको पढ़ा, सबको कंबाइन कर दिया और उससे निष्कर्ष या सार ये निकाला कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि है। पूरी की पूरी एनईपी का जो एम है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के केंद्र में कौन बैठा हुआ है? बच्चा। हम और आप केवल और केवल अपने स्वार्थ या अपने हित के बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? बच्चे के बारे में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? जो कुछ भी होगा वो बच्चे के लिए तय होगा। अगर इसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है तो हमको देनी है। अगर इसने कह दिया कि मैडम चैप्टर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, तो हमको समझाना है, चाहे फिर हमारे पास समय की कमी हो, फिर भी हमको समझाना है। तो हमें पूरा का पूरा ख्याल किसका रखना है? बच्चे का रखना है। बच्चे के ख्याल रखने में दो चीजें आई। पहली चीज, जो भी आप पढ़ाएंगे वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? उसमें हर बच्चा शामिल होना चाहिए। आप किसी बच्चे को केवल ये नहीं कह सकती हैं कि तू अच्छे से कपड़े पहनकर नहीं आता, तुझे नहीं ले रहे हैं, नहीं, या तुझको समझ में नहीं आता, तेरी बुद्धि नहीं चलती है, तू इस क्लास में नहीं बैठ सकता है, नहीं। तूने 3 दिन से होमवर्क नहीं किया, तेरी पनिशमेंट ये है कि तू इस क्लास में नहीं आएगा, नहीं करना। ये सब चीजें बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देनी है। आप जो भी सिखा रहे हैं, आप खिलवा रहे हैं, सबको खिलाइए। आप एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, सबके लिए लगाइए। आप जो भी कर रहे हैं उसमें सारे बच्चे आपके लिए इंक्लूड होने चाहिए। अमीर गरीब बच्चा, काला गोरा बच्चा, लड़का लड़की, इन सब में कोई भेदभाव नहीं करना है। कम समझदार, ज्यादा समझदार, उसको आपने परफॉर्मेंस में लिया, उसको आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? समझती नहीं है, काम देर से करती है, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं देने। हर बच्चे को शामिल करना है किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्ले में। और दूसरी चीज, नो रिवार्ड और नो पनिशमेंट। मारने पीटने की बात नहीं की गई है इसमें, वो तो हमारा हाथ चलता है सबका बच्चों पर, है ना, वो तो हम करेंगे, आपके लिए बोल रही हूं। नो रिवार्ड नो पनिशमेंट, दोनों काम नहीं करते हैं। हाँ बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तुम्हारे नंबर अच्छे आए, ये लो मेडल। जैसे ये मेडल पहनता है वैसे इसकी हालत क्या हो जाती है, सोचा? तो बच्चा मोटिवेट कैसे होगा? ये सारी चीजों को जोड़ोगे तो आपको एक क्वेश्चंस जो है वो निकलेंगे नहीं कि मोटिवेट क्या होगा। सब टीचर के अंदर इतनी ताकत होती है कि इसको मोटिवेट कैसे करना है और इसको डीमोटिवेट कैसे करना है, ये सारी ताकत एक अच्छे शिक्षक के पास होती है। भरोसे की बात होती है बस। तो रिवार्ड भी नहीं देना, 90% ले आए तो झंडा नहीं काट दिया है, जीवन की परीक्षा बाकी है। और अगर तुम्हारे बेटे 20% आए हैं तो तुम निराश क्यों होते हो? तुम्हारे भी जीवन की परीक्षा बाकी है। उस परीक्षा में अव्वल हो तो जीवन को साकार कर सकते हो, और उस परीक्षा में पीछे रह गए तो ले आना रिपोर्ट कार्ड में कितने अच्छे नंबर, काम नहीं आते। तो रिवार्ड के बूते पर कि बेटा चॉकलेट मिलेगी, ये करके दिखा, ये शुरुआत घर से करनी है। आंटी आए तो डांस करके दिखा, अंकल आए तो उसको पोएम सुना के दिखा, खत्म कर दीजिए ये लालच। रिवार्ड का मतलब लालच मत दीजिए, और जब लालच नहीं देंगे तो दंड भी मत दीजिए, दोनों ही काम खत्म कर दीजिए। बस बच्चे को नेचुरली बहने दीजिए, जैसे पानी नदी में बहता है ना, उसको कोई रोकता नहीं है, उसी तरीके से उसको नेचुरली फ्लो होने दीजिए। जो कह रहा है वो, किसका ख्याल रखना है? उसकी लाइक्स का, उसको क्या पसंद है, उसकी डिसलाइक्स का, उसको क्या नहीं पसंद है, और उसकी फीलिंग्स का, वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग्स का ख्याल हमको भी रखना है और आपको भी रखना है, दोनों को, क्योंकि दोनों तरफ से उसकी पढ़ाई चलती है। तो सबसे केंद्र में क्या है? हमारा और आपका मुन्ना और मुन्नी। जो भी चीजें हम लोग करेंगे या कहेंगे, किसको देखकर सोचकर करेंगे? अपने बच्चे को देखकर और सोचकर करेंगे। तो ये जो 8 C है ये मेन है किसके? एनईपी के। समझाने को तो बहुत सारे समझाए जा सकते हैं, बट वो फिर आगे के लेवल पर चले जाएंगे।
6 to 8 के लिए इतने ही आप लोगों को बताने बहुत है। तो ये पूरा समअप है एनईपी को लेकर, ठीक है। हमने क्या इंक्लूड किया है, ठीक। 3 इसकी कैटेगरी है। अगेन पहली कैटेगरी है जनरल क्लास, एक जो कॉमन क्लास होगी उसमें क्या होगा। दूसरी कैटेगरी है स्पेशल क्लास, जो इम्पोर्टेंट क्लास है सारे बच्चों के लिए। और तीसरी एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। ये 3 बातें आपको समझनी है, ठीक। तो जनरल क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे वो देखिए। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स उसमें चलेगा, साइंस उसमें चलेगी, साइंस 3 है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक। सोशल चलेगी, सोशल में भी 3 पार्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और ज्योग्राफी है, ठीक। चौथे नंबर पे आपकी हिंदी है। हिंदी के 2 पार्ट हो जाते हैं, हिंदी लिटरेचर है और हिंदी ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं। 5 इंग्लिश। इंग्लिश के 2 पार्ट हो जाते हैं, हिंदी लिटरेचर हम लोग नहीं पढ़ाते, हिंदी ग्रामर चलेगी और एक सॉरी इंग्लिश ग्रामर चलेगी और एक इंग्लिश होती है मॉडर्न इंग्लिश। ग्रामर अलग हो गया और मॉडर्न इंग्लिश अलग हो गई। मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन आती है, मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन आती है कि बच्चा बोल पाए, बोलना सीखे। यहां से जो हम कहते हैं फर्स्ट क्लास से इंग्लिश बोलो बेटा, इंग्लिश इंप्रूव होगी। लैंग्वेज की शुरुआत है, वहां पहले उसको हिंदी सिखानी है। अगर नर्सरी टू सेकेंड होता तो मैं आपको समझाती, वहां इंग्लिश बैंड है। नर्सरी से लेके 5th क्लास तक केवल और केवल आपके बच्चे मदर टंग में सीखेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी, कहीं मराठी, कहीं तमिल, कहीं बंगाली, मदर टंग में पढ़ाई होगी। 6 के बाद से वो इंग्लिश से रूबरू होगा। तो स्पोकन इंग्लिश बोलना आ जाना चाहिए, सिखाना है इस लेवल पर उसको बोलना। और दूसरा ड्राफ्टिंग। वैसे तो ये लॉयर्स का टर्म है ड्राफ्टिंग, पर बच्चे के स्तर पर ड्राफ्टिंग है। नोटिस लिखना है, लिख पाए, मैसेज लिखना है, लिख पाए, ईमेल लिखना है, लिख पाए, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये चीज जो होती है वो ग्रामर में ना आके मॉडर्न इंग्लिश में आती है। 6वां आपका सब्जेक्ट जो है वो जीके है। अभी तक ये चलता था रोट प्रोसेस पे, यानी कि रटने की प्रोसेस पे, जो फायदों से बच्चे पढ़ते थे, याद करते थे। लेकिन अब वो चलेगा अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस पे, समझने की प्रोसेस पे, कि जितना आप 5वीं क्लास तक रट के आए हो, अब उसको क्या करना है, समझना है। तो जीके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करेंगे। 7th कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। 8th एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, तर्क परीक्षण, तर्क बुद्धि परीक्षण, जो कि आगे बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाता है तो वहां रीजनिंग कंपलसरी आती है, उससे पूछी जाती है, तो वहां वो सबसे पहले सीखता है। इसके लिए उसकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी। 9th नंबर पे ड्राइंग है, क्योंकि आर्ट करना तो हर बच्चे को पसंद है। तो ये 9 सब्जेक्ट हैं। और 10th नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा लंच का पीरियड जाएगा, है ना। तो 10 पीरियड जो हैं वो हमको चाहिए होंगे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। 10 पीरियड का मतलब मोटा मोटा अगर एक पीरियड आधे घंटे का होता है तो 10 पीरियड 5 घंटे के होंगे। तो स्कूल में 5 घंटे की पढ़ाई ये वाली हमको चाहिए, जनरल, जो सारे बच्चों के लिए है। लेकिन अभी जो हमने 8C की बात करी, इसमें से एक भी नहीं है, तो फिर बात करने का फायदा क्या है ना। इसमें से एक भी नहीं है, बस पढ़ाते टाइम की क्लास में टीचर जो कर सकती है इसमें वो करेगी, तो इसको इंक्लूड करना भी तो जरूरी है ना। तो इसको इंक्लूड हमने किसमें किया है, स्पेशल क्लास में। जो भी हम कर रहे हैं फॉलो नया नहीं है, हम पिछले 2 साल से इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो इस स्पेशल क्लास में क्या होना है, देखिए स्पेशल क्लास में जो हमारा मोटिव है वो 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके है खास तौर से। इसमें पहला एग्जाम है आपका सैनिक स्कूल्स का एग्जाम,
8th पास करके बच्चे सैनिक स्कूल में चले जाते हैं, जिनको आगे फौज में जाना है उनके लिए। और दूसरा एग्जाम जेएनपी का लेटरल एंटी सिलेक्शन टेस्ट होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसका लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट होता है जो क्लास 8 के बच्चे देते हैं क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी तैयारी कराने का है। स्पेशल क्लास का मोटिव सैनिक स्कूल, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है जो क्लास 9 के लिए होता है, उसकी तैयारी कराने को लेकर है। हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि इस क्लास में जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको चुनकर उसकी तैयारी करा सकते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन होने की वजह से हमको ये नहीं करना है। हमको ये तैयारी सारे बच्चों को करानी है। इस तैयारी का फायदा उनको जीवन में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अगर वो यहाँ सिलेक्शन टेस्ट में पास भी नहीं करेंगे तो एक एक्सपीरियंस तो होगा कि हमने उनको दिया था और उसमें ये पूछा गया था और हमसे ये नहीं आया था। इसीलिए हम सारे बच्चों को ही इंक्लूड करके ये स्पेशल क्लास लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में जो पहला सब्जेक्ट हमारा है वो है वही जो कि जरूरी सी है, कंसेप्चुअल थिंकिंग का या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है उसको। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है उसको। कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी हमारी, क्या होगी? कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी। कॉन्सेप्चुअल क्लास में क्या होगा? वो क्लास मैथ्स की हो सकती है, मैथ्स बच्चा रेगुलर तो यहाँ पढ़ेगा, लेकिन मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट बताने जरूरी हैं, 2 और 2 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनमें कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट बच्चा यहाँ सीखेगा इस क्लास में। साइंस का भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें, सोशल की कुछ क्लासेस होंगी, सोशल का भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा। इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है वो यहाँ लगेगी। इनका जो आवर है वो 30 मिनट का है। 30 मिनट्स इनके लिए बहुत है, लेकिन ये बड़ी क्लासेस होती हैं, इनके लिए 60 मिनट्स में ही हमारा काम बन पाता है, इससे कम में नहीं बन पाएगा, नहीं तो क्लास अधूरी रह जाती है, काम पूरा नहीं हो पाता। तो कॉन्सेप्चुअल क्लास है। ठीक, इस क्लास की खास बात क्या है? इस क्लास की खास बात ये है कि ये होगी नो पेन पेपर क्लास। कोई पेन नहीं यूज करना है और कोई पेपर यूज नहीं करना है, केवल इसी तरीके से बैठना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, दूसरी जो हमारी क्लास है वो मैथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो है मेंटल कैलकुलेशन। जमाना बदल गया है, वैदिक गणित का जमाना है, जहां पर बच्चे को यहाँ डिजिट बोलो वहां वो आंसर बताता है। आपने देखा होगा टीवी पर ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना? तो वो बच्चों को सिखाएगा कैसे? सिखाएगा तभी कोई जब उसको अलग से इस चीज के लिए क्लास मिलेगी। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये बायजूस और ये बहुत सारे एजुकेशनल एप्स ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं ना, वो सारी चीजें कहाँ से ला रहे हैं? हिंदुस्तान के ही वैदिक गणित से उठा के ला रहे हैं और उसको चांदी के पर्व में लपेट के आपके सामने परोस रहे हैं। सारा हमारा ज्ञान कहीं और से नहीं लाना है हमको, हमारे पास सुरक्षित है, हम बच्चे को चाहे तो सिखा सकते हैं। 2 डिजिट का एक नंबर ऐसे लिखिए और एक नंबर ऐसे लिखिए और इसको मल्टीप्लाई ऐसे करने का तरीका बचपन से हमें बताया जा रहा है। 5वीं क्लास तक यही तरीका बताया जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप 6ठी से भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो अभी तक हो रहा था कि एक तरीका जो पकड़ लिया नर्सरी से, उसी तरीके को 12वीं तक ले जाना है। एक बात बताइए, क्या 2 साल में बच्चा ऐसे ऐसे लिख के गुणा करना नहीं सीख पाता है? क्या सीख जाता है ना? आज की डेट में आपके बच्चों को बुलाया जाए तो क्या गुणा नहीं कर पाएंगे? गुणा आराम से सारे बच्चे कर लेंगे, कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। तो अब गुणा का चैप्टर अगर आया तो नया क्या करवा रहे हो? नया क्या सिखा रहे हो? नया सिखाना जरूरी है। इसीलिए यहाँ गुणा कराने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब उनसे बोलना पड़ेगा कि एक लाइन में गुणा करके दिखाओ भाई, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, लाइन नहीं खींचनी है, टाइम भी कम मिलेगा, कम टाइम में एक लाइन में गुणा करके दिखाओ।
तो अगर ये कर पा रहा है तो यहाँ मेंटल कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत बच्चे को पड़ेगी कि वो पेन नहीं है, उसके पास पेपर नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लेके बैठा है, उसको पूछा जा रहा है और वो करके बता दे। कुछ बच्चे जल्दी पकड़ लेंगे और कुछ बच्चे देर से पकड़ेंगे, शायद कुछ बच्चे नहीं भी पकड़ेंगे। वो कौन से बच्चे होंगे? जिनका मैथ्स में रुझान नहीं है। इसका मतलब वो बच्चा बेकार नहीं है, उसका मतलब वो बच्चा बेकार नहीं है, वो बच्चा ऐसा नहीं कुछ जानता नहीं है, मैडम सिलेबस कैसे पूरा कराएंगे, वो सीखेगा कैसे, उसको तो कुछ आता नहीं है, मैं पूछता हूँ रोज के 2 घंटे क्या पढ़ कर आए, वो तो कुछ बताता नहीं है। ये वाली सोच नहीं रखनी है। उसने 2 घंटे में जो ले लिया होगा क्लास में ले लिया होगा, टीचर ने अपना काम किया था। तो इसलिए क्लास इंक्लूसिव है, सब बच्चों के लिए जरूरी है लेना। इसमें किसी का मन होगा तो ज्यादा सीख जाएगा और किसी का मन नहीं होगा तो कम सीखेगा, पर सीखेंगे थोड़ा थोड़ा सब। तीसरी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना है। मैंने आपसे कहा था क्रिटिकल थिंकिंग क्लास लगेगी एक, यानी कि हमें 4 लोगों की ओपिनियन समझनी है, 4 लोगों के बारे में जानना है कि वो लोग क्या सोचते हैं। इस क्लास में क्या होगा? इस क्लास में न्यूज़पेपर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 6 में हिंदी का न्यूज़पेपर, 7th में हिंदी का न्यूज़पेपर और 8th तक पहुंचते पहुंचते इंग्लिश का न्यूज़पेपर। ये बड़ी बात है कि 8th क्लास का बच्चा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सके। पर मैं सारे बच्चों से उम्मीद नहीं कर रही हूँ सब पढ़ पाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं ना। डरना तो बंद हो जाएगा, पेपर हाथ में लेते ही पता तो होगा कि इस पेज पर क्या होता है। ये है बस। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बच्चे, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, बहुत अच्छी मैगजीन्स होती हैं, उसमें अच्छे आर्टिकल्स निकलते हैं, वो आर्टिकल्स बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग मूवीज से सीख सकते हैं, सीरियल से सीख सकते हैं, तो उनकी भी क्लासेस लगेंगी, वो भी हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे और जहां हमें जरूरत पड़ेगा हम उसको रोककर उसको समझाएंगे। ये भी पढ़ाई का एक अंग है, इसको कहते हैं खेल खेल में पढ़ाई। खेल खेल में तो पढ़ाई है, इसलिए लिखना तो नहीं है उसको, केवल और केवल क्या करना है? सुनना है, समझना है और अपनी बात को सामने रखना है। प्रश्न पूछने हैं, जितने ज्यादा वो प्रश्न पूछेगा उतना ही ज्यादा वो चेतन हो रहा है, उतना ही ज्यादा वो सीख रहा है। प्रश्न पूछने पर लगाम नहीं लगानी है उसकी, नहीं तो वो सारा दिन बोरिंग सा अपने मोबाइल में ऐसे बैठा रहेगा, खाना भी मोबाइल देख चलाकर खाएगा और किसी से बात भी नहीं करेगा। ऐसे तमाम बच्चे आपने अपने आसपास देखे होंगे, आए सीधे कमरे में घुस गए, मम्मी का मोबाइल ले लिया और सर ठंड है तो रजाई खोलकर बैठ गए अपना। अब वो 2 घंटे तक किसी से बात नहीं कर रहे। हमको अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो चर्चा में शामिल हो और चर्चा में शामिल होने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का इंतजाम करने का आपको बोला जाएगा, वो आपको करना है। आपको कभी कभी कहा जाएगा पर्टिकुलर मैगजीन खरीद लीजिए, वो खरीदनी है। मूवीज और सीरियल दिखाने के लिए आपको बोला जाएगा संडे की क्लास है तो आपको संडे में भेजना होगा, क्योंकि मूवी सीरियल 1 घंटे के तो होते नहीं है, 3-3 घंटे के होते हैं, पूरी मूवी देखेंगे, टाइम तो चाहिए। तो हम अपना टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी बच्चों को केवल और केवल भेजने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चौथी चीज जो है वो है क्रिएटिव लर्निंग क्लास। क्रिएटिव लर्निंग में बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की कोई चीज बोल देने से बच्चा कभी उस चीज को मानता नहीं है, बच्चे को सामने उस चीज को क्या करना होता है? करके दिखाना होता है। जैसे आपने बोला कि हवा, हिंदी में पढ़ते होंगे आप, स्थान घेरती है। बेटा याद कर लो, हवा की कैरेक्टरिस्टिक है, हवा की विशेषताएं हैं, क्या है कि हवा स्थान घेरती है। ये 5वीं क्लास तक ठीक था, 6वीं से बच्चा इस चीज को नहीं मानने के लिए तैयार होता है कि हवा स्थान घेरती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। साबित करके दिखाओ हवा कैसे स्थान घेरती है, तो आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। जरूरी है कि आपके पास वो चीजें हों। आप बुलाएंगे किसी बच्चे को, आप आ जाइए, आइए, बलून फुलाना चाहते हैं, बुलाइए। अभी साबित करके दिखाएंगे मैम कि हवा स्थान घेरती है। कितनी देर की एक्टिविटी है? कुछ सेकंड की। भाई अभी मैम ने क्या किया? हवा अंदर से हवा निकाली, बहुत सारी CO2 है इसमें, अंदर से हवा निकाली और इस हवा के दम से क्या हुआ?
ये जो इतना सा बलून था वो इतना फूल के हो गया। अगर हवा को नहीं चाहिए था, हवा को स्पेस नहीं चाहिए थी, तो हवा ने कैसे बुलाया इसे? हवा को स्थान चाहिए तो हवा स्थान घेर दी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ बस आपको कि इतना करना है बस बच्चों के लिए। इतने से क्लास उनकी क्या हो जाती है? बोरिंग से एक्साइटेड बन जाती है। एक दूसरी चीज आप सभी बताते हैं अपने बच्चों को कि आग के लिए ऑक्सीजन बेटा जरूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला पाएंगे। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां आप आग नहीं जला पाएंगे। बच्चा कहेगा साबित करो। ऐसे कैसे मानूं? ना तो मैंने ऑक्सीजन देखी, आप देखिए ऑक्सीजन देखी नहीं, बड़े आराम से जलती है। मम्मी लाइटर जलाती है, आग जल जाती है। ऑक्सीजन कहाँ है उसमें? सिलेंडर थोड़ी ना लगाती ऑक्सीजन का। साबित करो। हाँ जी, चूल्हे जलते थे ना उसमें। बच्चों ने कहाँ देखे हैं? उनके लिए साबित करना पड़ेगा। मैंने दिखाया, आपने दिखाया, देखिए मैं भी दिखाती हूँ। इतना करना है। आइए, ये आग जलाएंगी। मैडम ने आग जला दी, ठीक है। अब ये आग बड़े आराम से जल रही है, इसमें ऑक्सीजन तो कहीं आ नहीं रही है। साबित करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो ये ग्लास उठाया जाएगा और इस ग्लास से कैंडल को कवर कर दिया जाएगा। कवर करने से क्या होगा? अंदर ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी। लेकिन पहले से कुछ ऑक्सीजन तो है, कुछ ऑक्सीजन तो है। थोड़ी देर कैंडल चलेगी और जब उसको लगेगा कि अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेचारी दम तोड़ देगी, जैसे अपन तोड़ देते हैं, है ना। तो मैं इसको यहाँ रख दूं तो देखते हैं कितनी देर चलती है। देखिए, अब बच्चा मानेगा कि आपके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और जब ये देख लिया, मान गया, अब इसको कहाँ लिखो या क्यों लिखो बताए? वो साबित भी करके दिखा देगा और उसको बहुत लंबे समय तक ये चीज याद बनी भी रहेगी। वो कॉपी पर है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इससे क्या खर्चा पानी होता है? कुछ नहीं होता। कितनी देर का काम है? कितनी भी देर का काम नहीं है। लेकिन ये होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि बांध दिया है ना टीचर को स्टैंडर्डाइजेशन से। चैप्टर पूरे कराने हैं, एक्सरसाइज पूरी करानी है, हर हालत में हो जाने चाहिए, एग्जाम हर हालत में हो जाना चाहिए। इतना उसके पास टाइमली प्रेशर है कि उस प्रेशर की वजह से वो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कराता है। वो कहता है ये तो बात की बात है, क्यों? इसका तो एग्जाम नहीं होना ना। इसको तो आप नहीं देख रहे, आप किसको देख रहे हो? कॉपी को। किसको सजाना है? कॉपी को। हर स्कूल वाले का ये उद्देश्य है कि कॉपी सजी होनी चाहिए। नाम नहीं लूंगी, एक स्कूल है, टीचर भर भर के कॉपियां जो है वो घर ले जाती है। कॉपियों की करेक्शन के लिए इरेजर, पेंसिल, पेन सब कुछ उनको दिया जाता है, वाइटनर। करेक्शन करते समय उसको इरेज करो, जो सही शब्द इरेज करके वहां लिखो और करेक्ट करके चमका के स्कूल में वापस लेके आओ। क्या हुआ? आपको ये तक नहीं पता चला कि आपके बच्चे ने उसमें गलती कहां की थी, क्योंकि वो तो करेक्ट करके लिख दी। अगर उस पे आप एक रेड कलर से सर्कल बना देते, फिर उसे आप सही लिख देते, तो जायज था सही करना। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, क्योंकि उसके कॉपी पे क्या दिखेगा? लाल कलर के 10 सर्कल। मतलब टीचर ध्यान से नहीं पढ़ाती हैं, बोर्ड में लिख के नहीं पढ़ाती हैं। बच्चा गलत कैसे उतार रहा है? बच्चे को दिख नहीं रहा होगा, क्लास में अंधेरा होगा, इसलिए बच्चा गलत उतार रहा है। ये सारी नेगेटिव चीजें हमको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इस नेगेटिव चीज से बचने के लिए और आप लोगों को शायद पागल बनाने के लिए ये सारे तरीके स्कूल्स में अडॉप्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके के पागलपन का स्कोप रहता नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं है। बच्चे को इस तरीके से आपको सिखाना है। तो ये 4 क्लास हम लेंगे और हर क्लास जो है वो 1 घंटे की होगी और ऐसी एक दिन में 2 क्लास हुआ करेंगी। तो एक दिन में कितना टाइम चाहिए? 2 घंटे का। और इस क्लास को लेने की जिम्मेदारी केवल मैंने और सर ने अपने ऊपर ली है। मैं किसी टीचर को ये क्लास नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब कुछ अभी नया है। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन किसी और को नहीं पता है। तो 1 घंटा इसमें मेरी क्लास है और 1 घंटा इसमें सर की क्लास है। ठीक, तो ये 2 घंटे की क्लास बच्चे को देना हमारे लिए जरूरी है। तो 5 घंटे की ये क्लास
और 2 घंटे की ये क्लास। तो टोटल कितने घंटे की पढ़ाई स्कूल में होगी? 7 घंटे की पढ़ाई स्कूल में हमको चाहिए। ठीक है, देखिए सरकार कहती है कि स्कूल में 220 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए और डेली स्कूल 6 घंटे का लगना चाहिए। 220 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए और 6 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1320 आता है, यानी कि साल में हमें बच्चे को कितने घंटे पढ़ाना है? 1320 घंटे पढ़ाना है। ठीक है, पर एक्चुअल में होता क्या है, 220 दिन पढ़ाई हो नहीं पाती है, बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं जो कि हमने अपने कैलेंडर में नहीं मेंशन की होती है, उसके बावजूद भी हो जाती हैं, तो पढ़ाई हो पाती है केवल 200 दिन। एक एवरेज हमने मान लिया है कि 200 दिन पढ़ाई हो पाती है, लेकिन घंटे तो पूरे करने हैं। कितने? 1320। तो 200 दिन जब पढ़ाई होगी तो घंटे बढ़ जाते हैं, 6.5 घंटे करने पड़ते हैं। 6.5 घंटे जब पढ़ाई करते हैं तब वो लगभग 1300 घंटे हो पाते हैं, उसमें भी 20 घंटे भी कम है। तो 6.5 घंटे का स्कूल तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आधा घंटा और हमें दे दीजिए, हमको 7 घंटे स्कूल चलाने की परमिशन दे दीजिए। उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा? देखिए, आपको ट्यूशन का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना है। आपको ट्यूशन बच्चे को नहीं पढ़ानी है, जरूरत नहीं है ट्यूशन पढ़ने की, क्योंकि ट्यूशन वाला टीचर इन सब चीजों को दूर दूर तक नहीं समझता है। वो भी वही करेगा कि बेटा 5 घंटे में क्या करके आए हो, लाओ उसी को रटवा दो बिठा कर। 1 घंटे की ट्यूशन लगवाओगे ना, क्या होगा उससे? यही होगा ना। तो बच्चे को जैसा की सिस्टम बोल रहा है, खुले तरीके से पढ़ने दीजिए। पढ़ाई हो रही है ठीक तरीके से, जैसा सीख रहा है, जितना सीख रहा है अभी सीखने दीजिए। अभी जिंदगी और पढ़ाई उसकी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे समझ विकसित होगी, जैसे जैसे उसकी समझ खुलेगी, वो सिस्टम से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा, अपने आप सीखना उसका बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होने वाला है। बशर्ते गलत डायरेक्शन में बच्चा जा ना पाए, तब ऐसा होगा। तो आपको ट्यूशन का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, ट्यूशन नहीं लगानी है। एग्जाम का प्रेशर भी नहीं लेना है, एग्जाम का प्रेशर भी नहीं लेना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मेरे बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं। बस बच्चा पास हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? एग्जाम के प्रेशर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एग्जाम जो होगा वो 2 फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेटिव एग्जाम और समेटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव एग्जाम 1200 नंबर का होगा पूरे साल में, और समेटिव एग्जाम भी 1200 नंबर का होगा। 2 बार, हाफ ईयरली और ईयरली, दोनों को जोड़ दें तो उनका रिपोर्ट कार्ड 2400 मार्क्स का बनेगा। अगर बच्चे ने ये बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ नहीं पढ़ा, सोकर उठकर आ गया और ये पूरे साल भर करता रहा, रोल प्ले करता रहा, ग्रुप वर्क करता रहा, प्रोजेक्ट फाइल बनाता रहा, मॉडल बनाता रहा, ये सारी चीजें 10-10 हैं, 4 चीजें जो हैं वो 10-10 हैं, उनके 30-30 नंबर मिलेंगे हर बच्चे को, और ये सारी चीजें वो करता रहा। 50% नंबर तो उसके आ जाएंगे ना, और 50 भी नहीं आए तो 40 तो आ जाएंगे, पास हो जाएगा आपका बच्चा। कैसी स्थिति में? जब वो इसमें 0 ला रहा है तब भी पास हो रहा है, तो फेल होने का तो डर खत्म। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए कि बच्चा 90% वाला है या 60% वाला है या 33% वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज पे पड़ता है कि यहाँ खड़े कर दो तो वो अपनी बात को रख पाता है कि नहीं रख पाता किसी के सामने, इस चीज से फर्क पड़ता है। तो एग्जाम का प्रेशर आपको नहीं लेना है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई की है वो 1200 में से नंबर नहीं ला पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो 40% यहाँ स्कोर करेगा, 25-30% यहाँ स्कोर करेगा, ले देके उसकी 75% नंबर बन जाएंगे और इतने काफी है, सफिशिएंट है। तो फिर किसके लिए हम उसको प्रेशर पर रखें पूरे साल? किसके लिए बोले एग्जाम आ रहा है पढ़ ले? जरूरत नहीं है उसकी, इसीलिए कह रही हूँ बहती नदी की तरह उसको छोड़ दीजिए। तो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है।
लगेगा, लेकिन ये उम्मीद मत करिएगा कि कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भर भर के लिखे होंगे और वो सारे तैयार करने हैं। नोटबुक करेक्शन बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है नोटबुक करेक्शन, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं तो उसको कौन करेक्ट करता है बताइए? वो तो आपके हाथ के लिखे हुए होते हैं ना, और लिखने का काम करवा दिया गया किस क्लास तक? 5th तक। करेक्शन जितना बारीकी से करना था, एक डॉट को देखकर करेक्शन करना था, वो 5th तक हो गया। 6th से करेक्शन की क्या जरूरत है? अगर 6th से भी करेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये 5th क्लास तक पढ़ाई ठीक से नहीं की थी, इसीलिए 6th से करेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो 5th तक की पढ़ाई को ठीक से करवाने की जरूरत है, ना कि 6th में 5th की पढ़ाई को लाने की। ठीक है, तो ये 4 चीजें दिमाग में नहीं रखनी, ना ही ट्यूशन लगवानी है, ना ही एग्जाम का प्रेशर लेना है, ना ही नोटबुक राइटिंग की फिक्र करनी है। जितनी जरूरत है उतना लिखेगा, और जब टीचर को जरूरत होगी, समझेगी वो कि करेक्शन जरूरी है, वो करेंगी। पर बच्चे को इसी चीज में डालना नहीं है कि तुम्हारा केवल और केवल बस यही उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? डेली लर्न करना है और डेली एग्जाम देना है। इस प्रोसेस पर बच्चा चलेगा। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बात की कि 7 घंटे की पढ़ाई हमको चाहिए, उस 7 घंटे को लेने के हमारे पास 2 तरीके हैं। आपसे 7 घंटे, बच्चों से 7 घंटे लेने के बाद हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम 2 शिफ्ट में बच्चों को सिखाएं। पहली शिफ्ट की बात करें तो पहली शिफ्ट लगाएंगे हम उसकी 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 5.5 घंटे, क्योंकि इसमें प्रेयर का टाइम भी जाएगा, आधे घंटे की प्रेयर का टाइम भी जाएगा। और दूसरी शिफ्ट जो हम लगाएं वो लगाएं हम उसकी 3 बजे से लेके 5 बजे तक, कारण ये हमको पढ़ाना है और हमारे पास फ्री टाइम यही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें हम बाहर के बच्चों की कोचिंग लेते थे, पर चूंकि अपने बच्चों को पढ़ाना था इसलिए हमने सारे आउटर बच्चों को मना कर दिया कि हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। एक बैच से 30-30, 35-35 हजार रुपए आता था, 2 बैच भी पढ़ा लिए, 60-70 हजार रुपए का नुकसान करके ये बैच जो है ये आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बेनिफिट नहीं है। मैं टीचर हूँ, 2010 से लगातार कोचिंग ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन सारी कोचिंग मैंने बंद कर दी। पढ़ाना भूल गई क्या? नहीं ना, पढ़ाना तो नहीं भूली, बल्कि जीवन आगे बढ़ने के साथ साथ और बेहतर ही होती है पढ़ाई, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। क्यों? ये पढ़ाना था इसलिए। अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों पर ममता लुटाई तो क्या मां कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। इसलिए ये हमको लेना है पीरियड, और हमारे पास टाइम 3 से 5 ही है, तो हमें ये टाइम तो पढ़ाना है। अब मॉर्निंग का टाइम हमारे पास ये बचता है, इसमें 1:30 बजे तक, 1:30 बजे आ रहा है, 1:30 बजे आ रहा होगा, 1:30 बजे से, ठीक है, 8 बजे से 1:30 बजे तक, 5.5 घंटे। इसमें क्या होगा? आधा घंटा यहाँ उसका वेस्ट होगा आने और जाने में, 15 मिनट पहले आएगा, 15 मिनट बाद में पहुंचेगा, फिर जो दोबारा आएगा तो आधा घंटा उसका यहाँ वेस्ट होगा, 15 मिनट पहले आएगा, 15 मिनट बाद में पहुंचेगा, तो 1 घंटा हमने उसका यहाँ बर्बाद कर दिया 2 शिफ्ट चलाने में। ठीक है, दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि जो बीच का टाइम हमें मिल रहा है, इस बीच के टाइम को मॉर्निंग के टाइम के साथ एडजस्ट कर दिया जाए, मॉर्निंग के टाइम के साथ एडजस्ट कर दिया जाए और उसको बुलाया जाए 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की क्लास उसकी लगा दी जाए। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। 5 बजे तक की क्लास जो है वो उसकी हम लगा दें। ठीक है, और बीच में लंच हो जाएगा, जो कि लंच का सही टाइम भी है 2 बजे के लगभग के आसपास का, और वो लगातार 60 घंटे पढ़े, उससे जो बीच का 1 घंटा है वो उसका बर्बाद हो जाएगा, बेकार होने से बच जाएगा, और आपको बार बार भेजना भी नहीं होगा। और इसमें एक चीज जो जरूरी फैक्टर है हर बच्चे के लिए, 6 to 8 वाले बच्चों के लिए, जो अक्सर हम लोग स्कूल में होने की वजह से मिस कर जाते हैं, वो है उसकी हेल्थ और उसकी फिटनेस। इस उम्र में बच्चा खेलना चाहता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, किसके साथ? अपने ही फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, स्कूल से अगर मान लीजिए छुट्टी 1:30 बजे होती और ये इस बीच में घर पे है, इस बीच में बच्चा आपका घर पर है, तो बताइए ये टाइम में कौन खेलने उसके साथ तैयार है?
सब बिजी हैं, पापा शॉप पर है, मम्मी खाने में बिजी। और इस टाइम पर ट्यूशन को वैसे नहीं पढ़ता, कहीं ना कहीं आप उसे भेजते ही भेजते, तो बच्चा तो वैसे भी 5 बजे के बाद ही घर आता। फिर उसके साथ कौन खेलता है 5 बजे के बाद? फिर कोई नहीं खेलता, क्योंकि पापा 10 बजे ही आते हैं घर पे। और पापा से बेहतर उसके लिए हेल्पर या उसके लिए मेट कोई नहीं हो सकता खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने की समय नहीं है हमारे पास एक दूसरे के लिए। तो वो समय आपको 10 बजे से पहले बहुत मिलता है, क्योंकि आप 10 बजे से पहले सारे पापा फ्री हैं, सो रहे हैं, कोई गलत बात है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, फ्री हैं। आप अपने बच्चे को लेकर पार्क जा सकते हैं, आप अपने बच्चे को लेकर छत पर जा सकते हैं, उससे एक्सरसाइज करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं, जंपिंग करा सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर चाइल्ड। लेकिन फ्री होंगे तब, उसको स्कूल जाने की पड़ी नहीं होगी। अभी 7:30 बजे के स्कूल होते हैं, 6 बजे से बच्चों को उठा दिया जाता है, जल्दी से तैयार हो, जल्दी से लंच बनाओ और जल्दी से स्कूल भागो। मॉर्निंग लाइफ उसकी खत्म। क्या मॉर्निंग लाइफ फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बचपन में नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जवान हो रहा है, यंग हो रहा है, अब जरूरी है उसके लिए साइकिलिंग करना, उसकी हाइट बढ़ रही है ना। लड़कियों की बॉडी, लड़कों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसके लिए हम उनको सिर्फ खिलाएंगे, बिठाएंगे, पढ़ाएंगे तो दे विल गेट फैटी, और हो रहे हैं बच्चे। उस चीज को हटाना है, उस चीज के हटाने के लिए जरूरी है कि ये जो मॉर्निंग का टाइम आपको मिल रहा है, इसको आप एक्सरसाइज में यूज करें। और मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म करने के बाद नहा धोकर बच्चा ब्रेकफास्ट कर तरीके से, शांति से स्कूल में आए, 7 घंटे की पढ़ाई करे, 5 बजे के बाद फ्री है। ट्यूशन जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी इसमें होमवर्क नहीं मिलेगा कुछ, ये विदाउट होमवर्क क्लास है। और जो इधर हमारे जो 5 घंटे की क्लासेस थी, उसमें से डेली सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट का ही होमवर्क मिलेगा जो जरूरी है, जैसे मैथ्स का जरूरी है, साइंस का जरूरी है, बाकी चीजों में उसको लिखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है इस पर लोड है, इससे परेशानी है, तो अगले जो शेड्यूल है उसमें आप मुझे बताइए कि आपको क्या सवाल और क्या आपके सुझाव हैं। जहां जरूरी होगा मैं उसको चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल हूँ, चेंज कर दूंगी। नहीं मैम, लेकिन मेरे लिए ये 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ शिकायतें ऐसे संबंध में मिली थी टाइम को लेकर, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये चीज आपको अपने पर्पस से क्लियर करूं। तो इस टाइम से जो लोग असहमत हैं वो मुझे आराम से बता सकते हैं कि मैम हमें सूट नहीं करेगा ये। 2-3 चीजें और हैं। यूनिफॉर्म का कोई रोल नहीं है ऐसा खास बच्चे के जीवन में, सिर्फ कुछ दुकानें उससे चल जाती हैं और इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। डिसिप्लिन बच्चों की लाइफ में होना चाहिए, लेकिन केवल डिसिप्लिन होना चाहिए ये गलत है। आजकल स्कूल की परंपरा इसी चीज पर है कि केवल और केवल डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। ऐसे पहनो, वैसे पहनो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, बच्चे को फ्री कहां छोड़ रहे हैं? नर्सरी स्कूल तक यूनिफॉर्म, नर्सरी स्कूल तक डिसिप्लिन। एक 3 साल का बच्चा डिसिप्लिन कैसे रह सकता है? वो डिसिप्लिन में तो डिसिप्लिन का पूरा जो पर्पस है ना, उसको हमने बदल के रख दिया है। तो यहाँ यूनिफॉर्म कोई नहीं है, ठीक, बच्चे को सेम रखना है। तो बस ब्लैक कलर का टॉप है उसका और ब्लू कलर की उसकी जीन्स है, या जो भी ट्राउजर में भी आना चाहे तो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ के बस पढ़ने का उद्देश्य है। आप दिख कैसे रहे हो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। 12-15 साल बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के बाद जब आप कहीं बाहर भेजते हो ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, 4 महीने आप छोड़ आना, फिर उसकी हालत देखना। 15 दिन से ना धुली हुई टी-शर्ट पहने हुए और कम से कम 1 महीने पुराना जो धुला नहीं है लोअर पहने हुए और 2 महीने पुरानी बेडशीट पे बैठ के पढ़ता है। ये हालत में उसकी पढ़ाई हो रही है। वो तब हो सकती है, तो आज क्यों नहीं आराम से हो सकती है? तब तो कोई उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहां एक ही उद्देश्य है, बेटा तू सीख, तुझे एग्जाम निकालना है, तो ये सब चीजें छोड़ दे। तो आज क्यों नहीं छोड़ दे? शुरू में गलत सिखाओ, फिर गलत को सही करो। तो ऐसी चीज से निकलने की जरूरत है। उसको फ्री छोड़ दे, उसको यूनिफॉर्म में ना डाल दे, और जैसे उसको सुविधा हो, जैसे उसको आना हो, जब उसको लंच करना हो, जैसे करना हो। क्योंकि मैंने बताया ना एनईपी का एक ही सेंटर है और वो क्या है? बच्चा। किसके बारे में सोचेंगे? हम सब केवल और केवल बच्चे के बारे में सोचेंगे।
तो शायद मुझे लगता है मैं अपनी बात को ठीक तरीके से आप लोगों के सामने रख पाई हूँ। पार्ट ले लेते हैं जल्दी से आपके सवाल और सुझाव। बताइए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से तो पूछ सकते हैं। वैसे अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कोई पॉइंट इसमें ना छोड़ूं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो? नहीं मैम, आपने सब सब आपको क्लियर हो गई बात?